सब कुछ समझ आ जाएगा। इन केस कुछ ना समझ आया, नोटबुक पे नोट कर लियो और डाउट में पूछ लियो। ओके। सो देख लो यार, बड़ी मेहनत से बनाया नोट्स और वीडियो। काफी बिजी था आज के दिन, बट फिर भी टाइम निकाला लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। तो 3 बजे लगा था, 5:29 हो गए, तो वीडियो देख लेना। ओके। सो हेलो। अभी हम रिएक्ट पढ़ने लगे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मेरा शेड्यूल ना काफी बिजी चल रहा था, बट फिर भी चलो टाइम निकाल लेना है। तो रिएक्ट का क्या सीन है, मैक्स टू मैक्स इसमें लगेंगे 8 से 9 लेक्चर। 8 से 9 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा विद प्रोजेक्ट्स, ठीक है। टोटल 11 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, होप सो के बना लें, जिसमें से 6 मैं बनवाऊंगा और 5 आप अकेले बनाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने रिएक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया होगा। तो ये मैंने नोट्स बनाया है, इन नोट्स में मैं क्या करूंगा, जितना थ्योरी वाला पार्ट है वो फटाफट कवर करूंगा। क्योंकि इसमें जो भी थ्योरी वाली चीजें ना, मैंने सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। आप एक बार जर्नल रीडिंग लोगे, आपको फिर भी समझ आ जाएगा। हम सीधा उसमें चलेंगे, जो चीज है अपनी प्रैक्टिकल, ठीक है। स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट है क्या, देखो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आपने पाइथन पढ़ी होगी, आपको पता होगा पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। तो वैसे जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। उन्हीं लाइब्रेरीज में सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी एक है रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट है क्या चीज, सबसे पहले ये जानते हैं रिएक्ट को बनाया किस, रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया था, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना देता है। रिएक्ट में ना एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं वर्चुअल डोम, ठीक है। वही एक खास चीज है रिएक्ट में। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये नेटफ्लिक्स का पेज है, ठीक है। अभी इस पेज में मान लो मैंने, मेरे को यहाँ पे इतनी यूआई दिख रही है, ओके। मैंने अगर मूवीज की जगह टीवी शो कर दिया, तो मेरे लिए सिर्फ ये यूआई चेंज हुई, ना मेरे लिए ये चेंज चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, ना इनमें से कुछ चेंज हुआ। तो रिएक्ट क्या करते हैं, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना देता है, ठीक है। और उसमें सिर्फ वही कंपोनेंट अपडेट करते हैं जो मेरे को चेंज करना है। मेरे को बार बार से वेबसाइट रिफ्रेश नहीं करनी पड़ती। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हर ट्रांजिशन को रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। वेयर एस इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ उतना पार्ट होता है ना, जो सिर्फ उतना पार्ट चेंज होता है, बाकी चीज सेम रहती है, ठीक है। क्योंकि ये वाली यूआई तो सब में सेम ही रहेगी, चाहे मैं फिल्टर करूँ चाहे कुछ भी करूँ, तो दोनों में। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, पीछे वाली यूआई सेम रख ली, सिर्फ इतना पोर्शन चेंज कर दिया एक कंपोनेंट का, ठीक है। तो रिएक्ट का ये फायदा होता है। इसका फायदा क्या है, मेरे को पूरी वेबसाइट नहीं रिलोड करनी पड़ी, मेरे को एक कंपोनेंट रिलोड करना पड़ा, फास्ट हुआ ना रिएक्ट। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, रिएक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट जनरल बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास कोई न्यूज़ वाली वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये न्यूज़ वाला पेज है। अभी इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट में 3 पार्ट है, देखो 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक लोगो आएगा, लोगो 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 और उसका नाम। साइड में एक फोटो 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 फोटो, उसके बाद हेडलाइन और एंडिंग में आर्स। अभी जावास्क्रिप्ट में अभी मान लो हम एचटीएमएल में कोई एलिमेंट बनाते हैं, उसको कॉपी करना है, उसको बारी बारी कॉपी कर देते हैं। बट वहां और रिएक्ट में एक चीज डिफरेंस है, मैं एलिमेंट तो कॉपी कर सकता हूँ, बट वहां मैं डिफरेंट डाटा पार्स नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज है। मैं एक कंपोनेंट में चेंज करूंगा, मान लो कल को मैंने आर्स की जगह कुछ और दिखाना है, तो मैं एक में चेंज करूंगा, सभी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट डिफरेंट डिफरेंट डाटा कंपोनेंट की कॉपी एक ही है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाटा जा रहा है। ये चीज हमारी उसमें नहीं हो सकती जावास्क्रिप्ट में। तो हो तो सकती है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम रिएक्ट यूज करते हैं। एक कंपोनेंट बना लिया, उसकी जितनी कॉपीज चाहिए बना दो। तुम्हें एक कॉपी में कुछ एडिट करना है, बाकी कॉपीज में भी एडिट हो जाएगा। कल को मैं चाहता हूँ कि लोगो ना दिखे, मैं अपनी ओरिजिनल यूआई से हटाऊंगा, सब में से हट जाएगा। तो मेरे को एक कंपोनेंट एडिट करना है। वेयरएस अगर मैं जावास्क्रिप्ट में होता है, मेरे पास अगर 6 कंपोनेंट है, मेरे को 6 को एडिट करना पड़ता है। रिएक्ट में मेरे को सिर्फ एक को एडिट करना। ओके। रिएक्ट किसके लिए यूज होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। इसमें क्या होता है, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। मतलब अभी सुनते जाओ, सिर्फ थ्योरी सुनो। जो डिटेल चीज है, लाइक आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मजाक लगेगा आगे जाके ये बेसिक से। तो मैंने क्या बताया, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी, जैसे पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। उन्हीं लाइब्रेरीज में जो सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है, उसका नाम है रिएक्ट। रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया था, किसके लिए बनाया था, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन को मैं अभी समझाऊंगा। अभी ये नोट सीखो कैसे पढ़ने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, अभी सेम पॉइंट्स को थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में बताया हुआ है, वो पढ़ लियो, ठीक है। अभी रिएक्ट में होता क्या क्या है, टॉपिक्स टाइप्स। रिएक्ट में मेनली मेजर 5 से 6 टॉपिक्स ही हैं, और हमारा रिएक्ट खत्म। उसके बाद हमें लर्निंग करनी है कि रिएक्ट चलता कैसे है, ठीक है। तो एक टॉपिक होगा हमारा कंपोनेंट्स का, वर्चुअल डोम का। अभी हमने डोम पढ़ा था ना, डोम में याद दिलाता हूँ पहले। देखो,
याद होगा हम मैंने आपको डोम पढ़ाया तो डोम क्या होता है एक लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी पूरी वेबसाइट का मैप सा होता है देखो जैसे डॉक्यूमेंट है उसमें एचटीएमएल है एचटीएमएल के अंदर दो टैग है हेड फिर बॉडी हेड के अंदर दो टैग है टाइटल और मेटा फिर उसके अंदर क्या है उसके अंदर क्या है बॉडी है बॉडी के अंदर ये टैग है तो ऐसे पूरा टेबल टेबल के अंदर टीआर होता है टीडी होता है उसके अंदर टेक्स्ट है तो लाइक डोम ना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है याद ही होगा बट फिर भी रिवाइज करा रहा था तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में डोम होता है वर्चुअल डोम होता है उसमें ठीक है रिएक्ट में वर्चुअल डोम क्या है वर्चुअल डोम ना जो अपना रियल डोम है उसकी एक लाइट वेट कॉपी है ठीक है लाइट वेट कॉपी है मतलब ये पूरा जो इसका मान लो यूआई है इस पूरी यूआई की कॉपी बनी हुई है जहां पे जो मेरे को एलिमेंट अपडेट करना है सिर्फ उतना का एलिमेंट अपडेट होगा पूरी वेबसाइट दोबारा से रिफ्रेश करनी नहीं पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल जैसे कई वेबसाइट का नैप बार होता है नैप बार तो फिक्स रहता है नीचे वाला कंटेंट चेंज हो गया या कुछ चेंज हो गया जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ मान लो मैंने कोई न्यूज़ खोल ली फॉर द टाइम बिंग तो देखो अभी मैं इस वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ इसमें ये चीज सेम रह रही है ठीक है अभी मैंने ये चीज दबा दी बाकी पूरा पेज रिफ्रेश तो नहीं हुआ ना मेरा एक बटन क्लिक करने से सिंपल एक चीज आ गई तो यही सारी चीजें वो है अभी मान लो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ मैंने फिल्टर लगा दिया मोहाली एक सेकंड तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ अमेज़न का। अभी इसमें क्या होता है रिएक्ट क्या करता है एक हमारे पूरे वेबसाइट के डोम की कॉपी बनी हुई है। ये क्या करेगा उस छोटे के पोर्शन को अपडेट कर देगा जो मेरे को चाहिए। जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया, प्राइस हाई टू लो कर दिया। तो देखो ये वाली चीज़ तो चेंज नहीं हुई, सिर्फ़ इतना का पार्ट रिफ्रेश हुआ। तो ये क्या करता है जितना का पार्ट हमें चाहिए होता है सिर्फ़ उतना पार्ट लोड करता है, बाकी वेबसाइट स्टैटिक रहती है। ये चीज़ पूरी बनी रही। इसको लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी एक ये चीज़ नैपर हमने एक बार ही बना लिया, सब पे सेम अप्लाई कर दिया। व्हेयरएज़ जावास्क्रिप्ट में मेरे को ये बनाना था, मेरे को हर पेज में जाके नैप का कोड एक बार नैप बार का कोड एक ना एक बार ही पेस्ट करना पड़ता, है ना? तो वही चीज़ है रिएक्ट में डिफरेंस। फिर से बताता हूँ रिएक्ट क्या है? रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाता है। उसमें क्या होता है सिर्फ़ उतना क्वेश्चन वो लोड कर देता है जितना क्वेश्चन अपडेट होता है, ठीक है? बाकी पूरा पेज सेम रहता है। इससे क्या होता है पूरी वेबसाइट लोड करने का झंझट बचता है और सिर्फ़ उतना क्वेश्चन लोड हो जाता है, वेबसाइट फास्ट भी बनती है। अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन को बाद में समझाऊँगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट मल्टी पेज एप्लीकेशन नहीं बना सकता, वो भी बनाएँगे। बट अभी के लिए बस इतना समझो। ये नोट्स पढ़ोगे बेटर क्लियर हो जाएगा, बड़े मेहनत से लिखे हैं। रिएक्ट में टॉपिक्स कौन-कौन से होते हैं? ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है? वर्चुअल डोम हो गया। तो ये देखो क्या लिखा है इन्होंने रिएक्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है वर्चुअल डोम वर्चुअल डोम एक मेमोरी में रखा हुआ गया लाइटवेट कॉपी है रियल डोम का जब किसी कंपोनेंट की स्टेट या डाटा चेंज होता है ठीक है तो रिएक्ट पहले वर्चुअल डोम को अपडेट करता है जब किसी कंपोनेंट की स्टेट या डाटा चेंज होता है तो रिएक्ट पहले वर्चुअल डोम को अपडेट करता है उसके बाद रियल डोम को सिर्फ वही चेंजेस अप्लाई करता है जो जरूरी होते हैं इस प्रोसेस से एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करता डोम की ठीक है तो मान लो हमारी वही नेटफ्लिक्स वाली वेबसाइट थी तो इसमें मान लो जब मैंने यहाँ इंडिया से ग्लोबल कर दिया, तो इसमें क्या होगा डोम हमारा चेंज हुआ, बट ऐसा नहीं कि हमारी पूरी वेबसाइट रिफ्रेश होगी, नहीं हुई ना, सिर्फ इतना क्वेश्चन अपडेट हुआ। तो ये क्या है एक टाइप का वही चीज़ है, जितना क्वेश्चन मेरे को चाहिए बस उतना का अपडेट कर देगा, बाकी पूरी यूआई सेम है। ये देखो ये पूरा सेम है। मेरे बाकी चीज़ में तो फ़र्क नहीं पड़ा। ये उसका कांसेप्ट है हमारा रिएक्ट का। वर्चुअल डोम का पूरा चैप्टर है, कंपोनेंट्स का पूरा चैप्टर है। चिंता मत करो। जेएसएक्स है जीएस थोड़ा-सा बता रहा हूँ, जीएसएक्स क्या होता है, इन सभी टर्म्स को भूल जाइए क्योंकि ये आगे एक-एक सब पे चैप्टर है, तो इतनी चिंता मत करिए। तो रिएक्ट में एचटीएमएल जैसा सिंटैक्स लिख सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। जीएसएक्स क्या है? जीएसएक्स एक टाइप के ना लाइक लैंग्वेज तो नहीं कहूँगा, सिंटैक्स लगा लो, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन है, उसमें हम जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल और सीएसएस लिख सकते हैं। वो तो हम नॉर्मल में भी लिख सकते थे, बट हमें टैग्स लगाने की जरूरत नहीं। आगे आएगा तब समझाऊँगा, छोड़ो। स्टेट्स और प्रोप्स हैं, रिएक्ट हुक्स हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार ही पढ़ लियो, पढ़ना हुआ नहीं पढ़ना होगा तो छोड़ भी दियो क्योंकि ये सब पे एक एक चैप्टर है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं वर्किंग डोम में अ, देखो ब्राउज़र जो भी हमारी वेबसाइट होता है उसका एचटीएमएल लेता है और उसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं डोम, ठीक है? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इन डोम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और इवेंट्स ला सकते हैं। जैसे याद होगा हम करते नहीं थे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास। तो वो क्या करते थे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इन एलिमेंट्स को जब इन एलिमेंट्स की क्लासेस को या इन सब टैग्स को ही टारगेट करते थे, ठीक है? बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ हमारी बिग वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे कितना बड़ा डोम होगा खुद इमेजिन करो। अभी मान लो फेसबुक है, वहाँ पे बिलियन ऑफ पेजेस है, बिलियन ऑफ प्रोफाइल्स है, तो ये कितना लंबा वो होगा डोम। तो इसको मैन्युअली मैनेज करना तो इंसानी दिमाग के बाहर है मतलब अ, मैंने आपको वो मान लो फिग्मा का वो डिज़ाइन याद ही होगा, इतनी सारी तारें थी, ठीक है?
तो उस डिजाइन को देख के हमें यही नहीं समझ आ रहा कौन सी कहाँ से है, तो वो स्टडी मुश्किल होती है ना। उसमें तो फिर भी 300-400 होंगी, बट जहाँ पे बिलियंस ऑफ कनेक्शंस होते हैं, मतलब नोड्स होती हैं, तो वहां पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है जावास्क्रिप्ट की वजह से। तो हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि डोम का काम मेरे को ना करना पड़े, मैं अपने कोड पे फोकस करूं, डोम का काम कोई और कर दे, कोई इंटेलिजेंट पर्सन। और वो इंटेलिजेंट पर्सन है रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट का इंटरनली डोम खुद चेंज कर देता है, हमें चिंता नहीं लेनी पड़ती। कैसे करता है वो भी बताता हूँ। तो अभी सबसे पहले प्रॉब्लम विद जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज कम्बरसम, जावास्क्रिप्ट इज एरर प्रोन, जावास्क्रिप्ट इज हार्ड टू मेंटेन। डिटेल में देखते हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है। जावास्क्रिप्ट में चीजें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको खुद ट्रैक करनी पड़ती है, जो थोड़ा लाइक डिफिकल्ट सा हो जाता है। जावास्क्रिप्ट में गलतियां होना आसान है, इतना लंबा कोड होगा तो खुद सोचो ना कितना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे आपका कोड बड़ा होता है उसे समझना, इशू फिक्स करना या नए फीचर ऐड करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। मुश्किल सा कैसे हो जाता है? देखो, मान लो ये नैप बार है, मेरे पास 1000 पेजेस हैं, मेरे को 1000 पेजेस पे नैप बार दिखाना है। मेरे को अपनी एचटीएमएल फाइल में बारी बारी इसका कोड तो पेस्ट करना पड़ेगा हर पेजेस की, तो हर पेजेस में 1000 बारी एक्स्ट्रा कोड जा रहा है। मतलब एक कुछ ऐसा मेथड हो ना, मैं वहां पे सिंपल एक वर्ड लिख दूं नैप बार और नैप बार आ जाए। बट मेरे को तो हर बारी कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है इसका कोड बारी बारी, ठीक है, हर पेज। तो वो सारी चीजों को रिएक्ट सोल्व करता है जो जावास्क्रिप्ट से नहीं हो पाती। ओके। उसके बाद अ, ये जस्ट थ्योरी है, इसको सुनते जाओ, इसमें कोई मेन नहीं है, भूल भी जाओगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ो, जब वो इन बिग एप्लीकेशन वर्किंग डायरेक्टली विद डोम कैन बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे बड़ी एप्लीकेशन होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बिलियन पेजेस होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा डोम को ट्रैक करना। अभी बिलियन पेजेस के बिलियन एचटीएमएल को आप ट्रैक कर पाओगे ह्यूमन माइंड के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता है, डोम में एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता जाता है। इन सब एलिमेंट्स को मैन्युअली जावास्क्रिप्ट से मैनेज और अपडेट करना बहुत मुश्किल है। परफॉर्मेंस, जब भी यूआई में कुछ अपडेट चेंज होता है, जैसे ही यूजर ने बटन क्लिक किया, फॉर्म में कुछ लिखा, तो डोम भी अपडेट होगा। और अगर ये अपडेट्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, ठीक है। खासकर जब अपडेट्स एफिशिएंट हो, लाइक आपने फॉर्म भी भरा, आपने वहां पे भी क्लिक कर दिया, मतलब बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं एक साथ डोम में, ठीक है। जैसे आपने साइन इन किया, एकदम से साइन इन पेज लोड हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। मैनुअल अपडेट्स, बड़े एप्लीकेशंस में ट्रैक रखना कि डोम के कौन से पार्ट कब अपडेट होगा, मतलब कौन सी चीज कब चेंज हो रही है। और ये सारी चीज अभी बिलियन पेजेस में कौन ट्रैक करेगा, कहाँ छोटे से, मान लो इस यूनिवर्स में कोई स्टार का स्टार की डेथ हुई है, तो इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा स्टार की डेथ देखना, मतलब स्टार तो बड़ा है बट यूनिवर्स के कंपैरिजन में छोटा है ना, तो वो बहुत इग्नोरेंट सी थिंग हो जाती है, पता भी नहीं चलती कभी कभी। तो वो ऐसी छोटी छोटी चीजें छूट जाती है ह्यूमन माइंड से। मतलब बहुत मुश्किल है ना इतने सारे डोम ट्रैक करना, वो सब करना, और डेवलपर्स का तो दिमाग भी खराब हो जाएगा इतना वो करने। तो हमें एक चाहिए थी, एक बंदे की हेल्प जो हमारी हेल्प कर दे डोम का, कि मैं अपना कोड लिखूं, एक बंदा डोम मैनेज कर दे। तो वहां पे आया रिएक्ट। देखो, नो नीड टू वरी अबाउट क्वायरिंग एंड अपडेटिंग डोम। डोम का जितना काम है रिएक्ट कर देगा। रिएक्ट कहता है तुम अपनी वेबसाइट बनाओ, डोम का काम वो कर देगा। रिएक्ट क्रिएट वेब पेजेस विद स्मॉल एंड रीयूजेबल कंपोनेंट। रीयूजेबल कंपोनेंट्स रिएक्ट का बहुत बड़ा यूज है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। जैसे मैंने आपको ये पेज दिखाया था, देखो एक ही कंपोनेंट बना हुआ है, उसी कंपोनेंट को यहाँ यूज किया, उसी कंपोनेंट को यहाँ, उसी कंपोनेंट को यहाँ। तो मैंने एक बारी कंपोनेंट बना लिया, अब मेरे को 1000 न्यूज दिखानी है, मैं उसी कंपोनेंट को बारी बारी लगा दूं, ठीक है। हाँ, डाटा सब में डिफरेंट पार्ट्स होगा। डाटा मान लो यहाँ पे अलग न्यूज जा रही है, यहाँ पे अलग न्यूज, यहाँ पे अलग न्यूज, ठीक है। तो यही बेनिफिट है, एक कंपोनेंट बनाओ उसको ही कॉपी कर दो। जैसे ये इतना क्वेश्चन, एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है, तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया उसको ही कॉपी कर दिया। कंपोनेंट में क्या चीज है, यहाँ पे तुम्हारा लिंक आएगा और वो सब, यहाँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यहाँ वेबसाइट का नाम और यूआरएल, और यहाँ पे लोगो। देखो, लोगो यूआरएल इन्फॉर्मेशन, लोगो यूआरएल इन्फॉर्मेशन। एक कंपोनेंट बनाया उसको ही कॉपी कर दिया, ठीक है। तो रिएक्ट में हम एक बारी चीज बनाते हैं और उसको रीयूज कर लेते हैं। रिएक्ट ही तुम्हारे डोम के जो नए एलिमेंट्स बन रहे हैं, जहाँ अपडेट हो रहे हैं, वो सारा कुछ ये कर देगा। तो अगर डोम का काम ये करने लग गया तो हमारा टाइम सेव होगा, चीजें आसान हो जाएगी, हमें सिर्फ कोड पे फोकस करना है। ये देखो, दैट्स व्हाई वी यूज रिएक्ट, मेक दिस टास्क इजियर। रिएक्ट हेल्प सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय, लाइक, मैं समझाता हूँ, कैसे समझाऊं। देखो, जावास्क्रिप्ट में आपको सब कुछ मैन्युअली मैनेज करना पड़ता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स में मुश्किल हो जाता है। बारी बारी डोम को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है। रिएक्ट डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कैसे करता है? रिएक्ट, आपको डोम की चिंता नहीं करनी पड़ती, ठीक है। रिएक्ट कहता है डोम का काम मैं कर दूंगा, आप अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। लाइक आपको एक काम मिला हुआ है, ठीक है, आपका काम बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर दो या नहीं करे तो ईजी हो जाएगा ना, कि एक बंदा कोड लिख लेगा, एक बंदा फाइल कंप्लीट कर लेगा। तो
आपने मेन फोकस किस पे करना है, कोड समझने में, ठीक है, मान लो। तो आप कोड का काम करो, रिएक्ट कहता है जो फाइल का बकवास सी लिखनी है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो डोम का चिंता खत्म हो जाती है एक डेवलपर के लिए, रिएक्ट कहता है डोम का काम मैं कर दूंगा, तुम सिर्फ अपना ऐप बनाना है, जो अपने प्रोजेक्ट बनाने पे फोकस करो। ओके। तो रिएक्ट काम कैसे करता है, देखो डोम को मैनेज करने की चिंता नहीं करनी, बारी बारी कह रहा हूँ, रिएक्ट में आपको मैन्युअली डोम एलिमेंट्स ढूंढ के और अपडेट करने की जरूरत नहीं। रिएक्ट ये काम अपने आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा, जिससे हमारा काम रिड्यूस हो जाता है। रिएक्ट में स्मॉल और यूजेबल कंपोनेंट्स बन सकते हैं। जैसे मैंने मैंने बताया ना, वो जैसे ये अपना छुटकू सा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है, उसको ही कितने बारी वो यूज किया हुआ है। तो रिएक्ट आपको वेब पेज को छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ने की सुविधा देता है, ये कंपोनेंट्स बार बार यूज हो सकते हैं। अभी रिएक्ट का यूज क्या है, मान लो बूटस्ट्रैप याद है सीएसएस में, मान लो मेरे को सीएसएस का कोड नहीं लिखना पड़ता था, मेरे को फॉर्म लगाना है बूटस्ट्रैप से उठाया, मेरे को नैपर लगाना है बूटस्ट्रैप से उठाया। तो वैसे ही क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए रिएक्ट क्या करता है, जब हमारे यूआई के कोड के लिए, मान लो सर्च बार है, मेरे को सर्च बार का कोड लिखने की जरूरत नहीं, मैं किसी डेवलपर का बना बनाया कोड उठाऊंगा। वो चीज रिएक्ट में क्या कहते हैं, कंपोनेंट। ये सर्च बार एक कंपोनेंट है। मान लो मेरे को ये कंपोनेंट पसंद नहीं, मेरे को किसी ने बना के रखा हुआ है सर्च बॉक्स, मैंने उसका बना लिया। कल को मेरे को प्रोग्रेस बार बनानी है, मेरे को खुद का डिजाइन पसंद नहीं, मैंने किसी और डेवलपर का कंपोनेंट उठा लिया, तो मैं रेडीमेड कंपोनेंट्स भी यूज कर सकता हूँ। कल को मान लो मेरे को यहाँ पे इमेजेस सिखानी है, मेरे को जो चीज चाहिए, मैं वो मान लो मेरे को ये ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक दिखाने हैं, कोई कंपोनेंट बना होगा मैं वो उठा लूंगा। मेरे को ऐसे सर्कुलर कंपोनेंट चाहिए, किसी ने बना के रखा होगा, मैं उठा लूंगा। जैसे अपना ये लगा लो, कल को मेरे को मान लो ये वाली चीज बनानी है। अभी ये कमेंट सेक्शन वाला एक बिगर कंपोनेंट ले लो, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ये चीज लगानी है, बट मान लो किसी का ऑलरेडी बना पड़ा है, ठीक है, तो मैं वो उठा लूंगा। मतलब मैं दूसरों के कंपोनेंट्स उठा सकता हूँ, खुद के कंपोनेंट्स। मान लो मैंने ये अपना ये जैसे मान लो मैंने सर्च बॉक्स, मान लो मैंने एक सर्च बॉक्स बना लिया, उसको मैं बारी बारी यूज कर सकता हूँ। और मतलब कितने भी पेजेस में किसी और की वेबसाइट का बना हुआ है, मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। तो मतलब मेरे एक कंपोनेंट बन जाता है, जहां पे मेरे को कंपोनेंट यूज करना है, मैं कंपोनेंट का नाम लिखूंगा, कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स आ जाएगा। मेरे को उसका कोड कहीं किसी और फाइल में है, मेरे को बस कीवर्ड लिखना है सर्च बॉक्स आ गया। मेरे को कीवर्ड लिखना है कमेंट्स, कमेंट्स आ गए। मेरे को कीवर्ड लिखना है व्यूज, तो व्यूज आ गए, ठीक है। तो वापस आते हैं। रिएक्ट डोम एलिमेंट्स को क्रिएट और अपडेट करने का ध्यान रखता है, रिएक्ट एफिशिएंटली काम करता है और सिर्फ वही पार्ट अपडेट करता है जो चेंज हुए होते हैं। सिर्फ वही पार्ट अपडेट करता है जो चेंज हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट का, पूरी वेबसाइट अपडेट नहीं की, रिएक्ट सिर्फ उतना पार्ट अपडेट करता है। लाइक जैसे मैंने ये किया, तो रिएक्ट ने क्या किया, सिर्फ उतना पार्ट अपडेट किया जो चेंज हुआ होता है। ओके। उसके बाद टाइम बचता है, चीजें आसान हो जाती हैं। रिएक्ट मतलब काफी काम रिएक्ट ही कर देता है, लाइक हमें कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल, तो कॉम्प्लेक्स टास्क कौन सा हो गया, डोम मैनेज करना। तो रिएक्ट क्या कहता है आपको दोस्त बन के कि डोम का काम वो कर देगा, आप अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक थ्योरी में, ये थ्योरी का एक लाइक थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट वर्सेस रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट इंपेरेटिव है और ये डिक्लेरेटिव है। लाइक जावास्क्रिप्ट में आपको हर स्टेप डिफाइन करना पड़ता है, जो भी चेंज करना है आपको स्टेप डिफाइन करने पड़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको ब्राउजर को एग्जैक्टली बताना पड़ता है कैसे यूआई को अपडेट करना है। मान लो मेरे को एक पेज है, ठीक है, मेरे को एक पेज अपडेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर एक एक एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर उसमें बॉडी लिखूंगा, फिर स्टाइल लिखूंगा, फिर बैकग्राउंड कलर या कुछ लिखूंगा। तो इतना लंबा, और वो भी इतने सारे एलिमेंट्स के लिए, सोचो मैं सबके लिए लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय वो सब। उससे अच्छा रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट में मेरे को मान लो सर्च बार चाहिए, मैं लिख दूंगा सर्च बार। मेरे को कीवर्ड ही लिखना है मेरे को, तो बस सर्च बार। मेरे को कमेंट चाहिए, मैं लिख दूंगा कमेंट। मेरे को चाहिए फोटो, मैं लिख दूंगा फोटो। तो मेरे को एक कीवर्ड लिख के मेरा काम हो जाएगा। मान लो मेरे को ये चाहिए यहाँ पे लाइक वीडियो सेक्शन, यहाँ पे शॉर्ट, मैं लिख दूंगा शॉर्ट, ठीक है। अगर मान लो मेरे को कुछ और चाहिए, लाइक मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन चाहिए, मैं कमेंट लिख दूंगा, सर्च बार चाहिए, मैं सर्च लिख दूंगा, लोगो चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, मैं प्रोफाइल लिख दूंगा। तो बस मेरा कीवर्ड लिखने से काम हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में हर स्टेप डिफाइन करना पड़ता है, रिएक्ट में आपको डायरेक्ट बताना पड़ता है कि मेरी यूआई कैसे दिखती है। यहाँ पे आपको फाइनल स्टेप बताना पड़ता है, क्योंकि बीच का काम रिएक्ट कर देता है। क्या याद रखना है, रिएक्ट में फाइनल यूआई बतानी पड़ती है, ठीक है। ये अप्रोच सिंपल कर देता है, क्योंकि आपको कैसे करना है ये नहीं सोचना पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोचना पड़ता है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद स्टाइल, फिर बॉडी, फिर बैकग्राउंड कलर, जो भी चीज। यहाँ पे आपको स्टेप्स भी सोचना पड़ता है कि कैसे करोगे उस एलिमेंट को चेंज। यहाँ पे आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि कैसे करना है ये। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना है, बस आपको वो सोचना है। इसका कलर ब्लू से ऑरेंज करना है, बस आपको ये बताना है रिएक्ट को किसका कलर ऑरेंज करना है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। पहले इस एलिमेंट की आईडी को टारगेट करेंगे, जब क्लास को टारगेट करेंगे, फिर स्टाइल लगाएंगे, फिर बैकग्राउंड लगाएंगे, फिर वो। तो कैसे कैसे करना है वो आपको जावास्क्रिप्ट में सोचना पड़ता है, रिएक्ट में आपको सोचना नहीं पड़ता।
ओके, रिएक्ट में कैसे करना है वो चीज़ भूल जाओ। आपको क्या करना है बस वो बताओ रिएक्ट को। फिर से समराइज़ करा देता हूँ। देखो, रिएक्ट में रिएक्ट क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। ये इसका क्या बेनिफिट है, रिएक्ट में एक चीज़ होती है अपना वर्चुअल डॉम का, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद रिएक्ट के कुछ टॉपिक्स होते हैं कंपोनेंट्स, रिएक्ट में चीज़ें कंपोनेंट्स में बनी होती है, जो कि रियूजेबल पीसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको जैसे ये यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया हुआ है हमने, उसी कंपोनेंट को बारी-बारी यूज़ किया हुआ, ठीक है? मान लो जैसे ये कंपोनेंट है, यहाँ पे लोगो आएगा, नेम, न्यूज़, नीचे मिनट्स कितने। तो यही चीज़ है, एक कंपोनेंट बना लो और उसमें चाहे डिफरेंट डाटा पास कर लो, ठीक है? उसको जितने मर्ज़ी नंबर ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, रियूजेबल है। दूसरा, रिएक्ट क्या करता है, सिर्फ़ उतना क्वेश्चन अपडेट करता है जितना क्वेश्चन हमें जितना क्वेश्चन लाइक यहाँ पे मैंने डाटा अपडेट कर दिया, डोम मैनिपुलेट कर दिया सिर्फ़ इंग्लिश को। तो इसने सिर्फ़ उतना क्वेश्चन अपडेट कर दिया, बाकी वेबसाइट सेम, ठीक है? तो रिएक्ट का एक बेनिफिट ये हो गया। ये जो स्टेट, स्कोप, रिएक्ट हुक है, सब पे चैप्टर है इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम विद जावास्क्रिप्ट क्या हुई मैंने बता दिया, डोम बड़ा-बड़ा होता जाता है, बिलियन ऑफ पेजेस ह्यूमन माइंड मैनेज नहीं कर सकता, तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो कह दे और छोटी-छोटी चीज़ें छूट भी जाती है इतने बड़े डोम में। तो रिएक्ट कहता है कि डोम का काम मैं कर दूँगा, तुम अपना प्रोजेक्ट करो, बस। और ये डोम काम कैसे करते हैं रिएक्ट थोड़ा-सा बता दिया, वर्किंग तो पूरा चैप्टर है। रिएक्ट में क्या करना है तुम्हें ये बताना पड़ता है, ठीक है? कैसे करना है वो नहीं बताना पड़ता है। व्हेयरएज़ जावास्क्रिप्ट में कैसे करना है वो भी बताना पड़ता है। ओके, सो जैसे मैंने आपको रिएक्ट में बताया था, यही मेन टॉपिक्स हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है? कंपोनेंट्स लाइक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहले यहीं पे पढ़ लेते हैं, फिर जाते हैं। रिएक्ट का कोर कांसेप्ट कंपोनेंट पर बेस्ड है। कंपोनेंट बेसिकली रियूजेबल पीसेस होते हैं यूआई के, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो, जिसे कंपोनेंट कहते हैं और इस कंपोनेंट को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस बना सकते हो। हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट, अपना लॉजिक और वो सारा कुछ होता है, वो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सीधा। देखो जैसे रिएक्ट कंपोनेंट्स ना लाइक बिल्डिंग ब्लॉक है। मान लो आपको टॉय हाउस बनाना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स है, विंडो, डोर, वॉल। एक टॉय हाउस है, उसके डिफरेंट पार्ट्स है, विंडो, डोर, वॉल्स। तो ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। मान लो आपने एक बार डोर बना लिया, ठीक है? आपको नया डोर ऐड करना है, आपको वही कंपोनेंट कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है? वही कंपोनेंट आप रीयूज कर सकते हो डिफरेंट जगह पे, ठीक है? कल को एक नया टॉय हाउस बनाना है, तो उसमें भी सेम विंडोज डोर्स यूज कर सकते हो। मल्टीपल पेजेस पे भी आप सेम कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, ये न्यूज़ वाला आपको याद हो, एक कंपोनेंट बनाया, उसी कंपोनेंट को जितने बारी मर्जी कॉपी कर दो। कंपोनेंट का ये चीज़ सेम है, देखो यहाँ पे लोगो है, लोगो है, लोगो है। यहाँ पे नेम, नेम, यहाँ पे लिंक, नीचे कितने मिनट्स हो, कितने मिनट्स हो, कितने मिनट्स हो, ठीक है? तो यही चीज़ है। बाकी लाइक डाटा डिफरेंट पार्स हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। बट एक कंपोनेंट बनाया, उसको रीयूज कर सकते हैं, ओके? तो लाइक आप जैसे टॉय हाउस के डिफरेंट कंपोनेंट विंडो, डोर और वॉल्स है। सिमिलरली इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस लाइक बटन, टेक्स्ट बॉक्स और पूरा एंटायर सेक्शन पेज का। लाइक हर एक रिएक्ट के कंपोनेंट की खुद का अलग जावास्क्रिप्ट लॉजिक होता है, खुद का अलग एचटीएमएल होता है, खुद का अलग सीएसएस होता है। जैसे ये देखो, जैसे ये है, इसमें मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स है, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये 3 एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया। तो इस चीज़ का अपना जावास्क्रिप्ट कोड है, अपना सीएसएस है, अपना एचटीएमएल है। इस चीज़ का अपना एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट है। मतलब अलग-अलग फाइल में पड़ी है और जब सारी चीज़ें बन गई, उसको मैं एक फाइल में बस लिख रहा हूँ कि यहाँ पे अपना सर्च बॉक्स है, यहाँ पे मेरी न्यूज़ आ गई। तो मेरे को कीवर्ड्स लिखते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? एक डिफरेंट फाइल जिसमें उसका एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पड़ा है। तो मेरे को कीवर्ड्स लिखने हैं और पूरी यूआई बन जाएगी। ओके? तो ये चीज़ होती है कंपोनेंट्स। जैसे कंपोनेंट हेल्प अस टू राइट रियूजेबल मॉड्यूलर बेटर ऑर्गेनाइज कोड। और रिएक्ट एप्लीकेशन ना लाइक बहुत सारे ट्री कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ऐप कंपोनेंट अपना रूट होता है। अभी हमने रिएक्ट स्टार्ट नहीं किया बट फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक रिएक्ट ऐप है। रिएक्ट ऐप में एक चीज होती है ऐप डॉट जेएसएक्स। हमें बस इसी पे फोकस करना है, बाकी चीजों पे हम फोकस ही नहीं करना। हमें अपना जितना कोड है इसमें लिखना होता है, इसलिए ये होती है अपनी रूट फाइल, ठीक है? मतलब सारा काम हम इसमें करते हैं अपने ऐप डॉट जेएस। सारा काम इसमें होता है हमारा। 90% कोड हम इसी में लिखते हैं, ओके? बेनिफिट्स क्या है रिएक्ट कंपोनेंट यूज करने के ओवर प्लेन जावास्क्रिप्ट? सबसे पहले रीयूजेबिलिटी। आप रिएक्ट कंपोनेंट को मल्टीपल पेजेस या सेक्शन में यूज कर सकते हैं। एक बार कंपोनेंट बना लिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल के लिए, अगर आपने एक बटन कंपोनेंट बनाया, तो आप उसी बटन को हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है? लाइक नया कोड नहीं लिखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये नैपबार बना लिया। फॉर एग्जांपल अमेज़न की वेबसाइट है, ये नैपबार बना लिया। अभी मैं कोई भी पेज पे चला जाऊँ, ऊपर वाला नैपबार तो सेम ही रहेगा ना, मेरे को इसका कोड बारी-बारी नहीं लिखना पड़ेगा, ओके? तो रीयूजेबिलिटी, एक पेज में यूज़ करूँ, चाहे मल्टीपल पेजेस में यूज़ करूँ। उसके बाद ईज़ी टू मैनेज। रिएक्ट कंपोनेंट्स आपको अपने कोड को छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ने की सुविधा देते हैं। जब आप देखो, एप्लीकेशन बड़ा हो ईज़ी टू जाता है, मैनेज जैसे आप कैसे है? मान लो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो आपको कल को एक चीज़ चेंज करनी है, जैसे वही न्यूज़ पे जा रहा हूँ बारी-बारी। आपको कल को चेंज करना है कि यहाँ ना अबोव हट जाए। या कुछ और लिख दें यहाँ पे, लाइक मिनट्स को ना ये एम लिख दें, आवर्स को एचआर लिख दें, ठीक है? ऐसा कुछ। तो आपको बस एक कंपोनेंट के रियल कंपोनेंट के लॉजिक में चेंज करना है, सारे कंपोनेंट्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा यूट्यूब की वीडियो है, ठीक है? मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पे आ जाओ, इसको करो बंद।
मैं चाहता हूँ ये जैसे व्यूज है, ठीक है, मैं चाहता हूँ व्यूज की जगह यहाँ पे कुछ और दिखने लग जाए, इंप्रेशंस, लाइक 795 मिलियन इंप्रेशंस। तो मेरे को इसमें चेंज किया, बाकी जितनी वीडियोस हैं सब में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सब में व्यूज की जगह इंप्रेशन आ जाएगा। तो मैं इजी टू मैनेज, एक कंपोनेंट चेंज किया, बाकी अपने आप हो जाएंगे, ओके। उसके बाद डिक्लेरेटिव नेचर, डिक्लेरेटिव नेचर बताया था ना थोड़ी देर ऊपर, कि जावास्क्रिप्ट में हमें बताना पड़ता है कौन सा काम कैसे करना है, सोचना पड़ता है। रिएक्ट को हमें बस ये बताना है कि हमें करना क्या है, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो करना कैसे है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमें डोम मैनेज करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के लॉजिक के लिए, कि गेट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद बॉडी स्टाइल जो भी करना है। इसमें हमें बस ये करना है, उसका अगर ब्लू कर दो, ऑरेंज कर दो, जो भी करना है थोड़े बहुत लॉजिक से, हमें लाइक ये बताना है कि क्या करना है, ये नहीं सोचना कैसे करना है। कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। रिएक्ट के कंपोनेंट आपके वेब पेज को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपको बस ये सोचना है कौन सा पार्ट किस कंपोनेंट में होगा। ये अप्रोच आपके प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज रीडेबल बना देता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये अपना यही है। तो हमें बस ये सोचना है ये वाली चीज किस कंपोनेंट के अंदर जाएगी। ये देखो कंपोनेंट ऑर्गेनाइज हो गया ना, कि यहाँ पे मेरा सारा न्यूज़ वाला डाटा है, यहाँ पे मेरे सारे लाइक हेडिंग्स और जो भी है, मतलब यहाँ पे मेरा सर्च बार है, यहाँ पे आपकी रिसेंट हिस्ट्री है। तो मतलब एक पूरी वेबसाइट को डिवाइड कर दिया मैंने कंपोनेंट वाइज। कल को मैं चाहता हूँ कि नैप बार मैं बनाऊंगा, अब ये वाला सेक्शन आप बना लो, सर्च बार कोई और बना लेगा। तो हम अलग अलग काम कर सकते हैं तीनों कंपोनेंट्स पे, बाद में एक पेज बना के उसमें सारे कंपोनेंट रख देंगे, ओके। एक तीन लोग तीन अलग अलग कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, बाद में एक पेज बनाएंगे जिसमें तीनों का बनाया हुआ काम रख देंगे। तो रखेंगे कैसे, कीवर्ड से, कोड नहीं लिखेंगे इतना लंबा सारा, ठीक है। मतलब उसने लिख दिया नैपर, मैंने लिख दिया अपना सर्च बॉक्स, और आपने लिख दिया न्यूज, तो तीनों चीजों का कोड है यहाँ, मतलब तीनों चीजों की यूआई आ गई। कोड हमें तीनों का नहीं लिखना पड़ा, तो तीनों का कोड हमारे अलग 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 जगह पे है, बट उसका कोड इम्पोर्ट हो गया एक टाइप से, ऐसा कुछ लगा लो। उसके बाद होट रीलोडिंग, रिएक्ट में होट रीलोडिंग का फीचर होता है, जिससे आपके चेंजेस तुरंत रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, बिना पेज रीलोड किए। जैसे नेटफ्लिक्स पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो मेरे चेंजेस तुरंत रिफ्लेक्ट हुए बिना पेज को रिफ्रेश किए। तो इसको कहते हैं होट रीलोडिंग। ये कीवर्ड याद रखना। जो भी मैं चेंजेस करता हूँ तुरंत रिफ्लेक्ट होते हैं, उस चीज को कहते हैं होट रीलोडिंग। काफी बार मैं यूज करूंगा इस वर्ड को, तो याद रखियो, ओके। तो अभी ये होगी अपनी थ्योरी, बकवास थी, एक बार रिवाइज कर लियो। अभी आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, रिएक्ट ऐप बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो रिएक्ट से हम वेबसाइट ऐप्स दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद दिला देता हूँ, आपको याद होगा रिएक्ट का यूज क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना, ऐप मतलब ऐप्स और वेबसाइट दोनों बना सकते हैं। रिएक्ट जैसे आपको पता होगा, हम आईओएस पे ऐप्स बनाने के लिए स्विफ्ट यूज करते हैं, एंड्रॉइड पे कोटलिन जावा, मतलब वही चीजें, मतलब कोटलिन जैसे हो गया एग्जांपल के लिए, ठीक है। और अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म बनानी है कि एक ही कोड लिखो, वो आपका विंडो पे भी चल जाए, मैक पे भी चल जाए, आपका लिनक्स पे भी चल जाए, मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए, एंड्रॉइड पे भी विंडो पे भी, ठीक है। तो वो चीज हम क्रॉस प्लेटफॉर्म से करते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, हम अपना कोड लिख सकते हैं एक तो फ्लटर में, ठीक है, फ्लटर याद होगा तो वैसे ही एक होता है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव मतलब रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने एक बार एप्लीकेशन बनाई, वही चीज मेरी iOS पे भी चल रही है, एंड्रॉइड पे भी चल रही है। जैसे अमेजोन की ऐप है, वो iOS पे भी चल रही है, एंड्रॉइड पे भी चल रही है, विंडोज पे भी चल रही है, वैसी। तो रिएक्ट से एप्स और वो सब कुछ बना सकते हैं। अभी रिएक्ट ऐप बनाते कैसे हैं, यूजिंग नोड जेएस। अभी आप कहोगे नोड जेएस कहाँ से आ गई, बैकएंड नहीं बढ़ा रहा, जस्ट ये कह रहा हूँ, रिएक्ट को चलाने के लिए आपके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल होनी चाहिए। वैसे होगी बट अपडेट कर लियो, तो करना होगा तो सर्च करिए नोड जेएस डाउनलोड, और यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट वेबसाइट नोड जेएस डाउनलोड में। तो अपना यहाँ पे कर लियो एलटीएस, मतलब लेटेस्ट वर्जन, मतलब लेटेस्ट और स्टेबल है, मतलब क्या ही कहूँ, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला या स्टेबल जो भी होता है, ठीक है? ये वाला कर लियो अपना, ठीक है, विंडोज पे। मतलब दोबारा से डाउनलोड करके EXE फाइल वो करके वो करोगे तो हो जाएगा। इन केस नहीं अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो क्या करियो, क्या करियो, अपने VS कोड में आ जाइयो, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल टर्मिनल खोल लियो VS कोड में आके। तो टर्मिनल में क्या करियो, नोड माइनस वी पेस्ट करके देख लियो, वो आपको वर्जन बता देगा। अगर इतना है तो ये लेटेस्ट है, तो ऑल गुड, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो जैसे अपना ये वर्जन हो गया, अभी वहां पे आ जाते हैं, एक सेकंड। ये बस इतना ध्यान रखना, 16 से ऊपर हो, हमारा सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी रिएक्ट ऐप बनाते कैसे हैं, तो देखो, रिएक्ट ऐप बनाने के दो तरीके होते हैं। ऑफिशियल टूल जो रिएक्ट वालों ने बताया वो है CRA, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। बट हम यूज क्या करते हैं, वाइट कलो वीट कलो जो भी इसका नाम है, ठीक है। मॉडर्न टूल है टू क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर लाइक इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे फास्ट बन जाती है चीजें। मैं बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम कमांड लिखते हैं npm run dev, इसमें npm start, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो सबसे पहले VS कोड खोलो, न्यू विंडो खोलो, और एक फोल्डर बना लो, एक ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे अपना एक फोल्डर ही बना लो, फोल्डर का नाम रख लियो
रिएक्ट ट्यूटोरियल सीरीज जो भी आपको रखना है, रिएक्ट सीरीज वाइज रख लियो, बढ़िया रहेगा। एटलीस्ट मेरा नाम तो आएगा ना। तो ये रख लियो, ओके। तो इसको सिलेक्ट करियो, और अभी हम इसमें एक फोल्डर बना के लिखते हैं। सबसे पहले कोई भी फाइल बना लो, इंडेक्स डॉट जेएस कुछ भी बना लो। तो अपना टर्मिनल खोल लो। हाँ, वो बनाने से पहले एक बार एक्सटेंशंस देख लियो, क्या क्या होना चाहिए। एक तो अपना लाइव सर्वर, ठीक है। एक ये इंस्टॉल कर लियो, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बढ़िया है। एक अपना लाइव रिव्यू, कुछ सेटिंग बता रहा हूँ, ये फॉलो कर लियो। अपना लाइव रिव्यू, एक अपना प्रेटियर, ठीक है। सॉरी, ये वाला, ठीक है। और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिख रहा है ना, सेटिंग के आइकन पे जाओ, ठीक है। एक सेकंड, एक्सटेंशन सेटिंग, सेटिंग के आइकन पे एक्सटेंशन सेटिंग, और यहाँ पे सर्च कर लो अपना, यहाँ इसको हटाओ, डायरेक्ट सर्च करो फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन सेव। तो ये चीज है ना, इसको टिक कर दियो, ओके। टिक करके टिक कर दियो, कंट्रोल एस दबा दियो, ठीक है। उसके बाद एक चीज की सेटिंग कर लियो, लाइन रैप। वो हम बारी बारी ओल्ड जेड दबाते हैं ना, तो उसकी जगह, तो अपना वर्ड रैप, इसको ऑन कर दियो, ठीक है। अगर ऑलरेडी ऑन है तो वेल एंड गुड, कंट्रोल एस दबा दियो। और एक छोटी सी चीज, अपना टैब साइज है वो भी सेट कर लियो, ये तो वैसी है। तो यहाँ पे ना 4 लिखा होगा, 4 को हटा के 2 कर दियो, और एंटर दबा दियो, सेव कर लियो। और चेक करने के लिए आपके सेव चेंजेस सेव हुए कि नहीं, यहाँ पे जाइयो, ये ऐसे आइकन में। मेरे में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, आप में कम ही होगा, तो सर्च कर लियो। क्या सर्च करना है, यहाँ पे आ गया होगा एडिटर टैब साइज 2, एडिटर वर्ड रैप ऑन, और ये वर्ड रैप ऑन हो गया, टैब साइज 2 हो गया, और फॉर्मेट ऑन सेव ट्रू हो गया। ये 3 चीजें हमने सेट की हैं। और बाय द वे एक चीज और, ये याद है, जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ, एक चीज याद है आपको, जैसे इसको बंद करो, हमारा ये निकालो। तो जैसे मैं जावास्क्रिप्ट में जब कमेंट करता होता हूँ, अगर ये मैं ये लगा दूं, याद होगा तो, ये ऐसा हो जाता है कमेंट, है ना अपना। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ऐसा हो जाता है। अगर मैं कुछ ऐसे लगा दूं, तो ऐसे मैंने ना एक अपने नाम, आपके नाम का भी बनाया हुआ है। देखो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, इसका कलर ये हो जाता है कमेंट का। तो वो कैसे करते होते हैं, जस्ट उसके लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए। तो देखो जब हमने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, उसने ये कोड दे दिया था, इस ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क का दे दिया, ऐसे उसने डबल स्लैश का कलर लिखा हुआ है, ऐसे उसने टू डू का दे दिया, ठीक है। मतलब ऐसे उसने स्टार का दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लो मेरे को ये स्टार वाले का मतलब खुद का कोड बनाना है, होल्ड शिफ्ट डाउन करके कॉपी किया, ठीक है। मतलब नीचे कॉपी कर लिया उसी चीज को। यहाँ पे मेरे को जो वर्ड चाहिए, कीवर्ड, जैसे मैंने आपका कीवर्ड क्या रखा हुआ है, आपका नाम, और एक कलर दे दिया उसको। तो मैं आपके नाम को भी एज अ टाइप ऑफ कमेंट यूज कर सकता हूँ, ओके, समझे। तो मतलब उसको कॉपी करो और कुछ भी नाम रख लो, और कलर चेंज कर दो, आप उसको भी यूज कर पाओगे, कंट्रोल एस दबाओ। ये जस्ट ऐसा फैक्ट बता रहा था। जैसे आपको याद होगा ना, अ, हम स्लैश में अगर स्टार लगा दें, तो कलर ऐसा हो जाता है। अगर मैं स्लैश में क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ऐसा हो जाता है, स्लैश में ये लगा दूं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, है ना। ये वाला मैंने खुद क्रिएट कर लिया। खुद क्रिएट करना वैसे ही एक फैक्ट बताया। तो अभी हमारे मेन काम पे आते हैं, फैक्ट वगैरह को छोड़ो। तो वो सेटिंग्स कर ली छोटी बहुत, उसके बाद आ जाओ हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, मैंने कहा था हमें यूज करना है ये वाइट वीट, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन, मैं तो वाइट ही बुलाता हूँ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, सर्च कर लेते हैं वाइट जेएस। तो ये पड़ा, इसको खोलो, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाओ गेटिंग स्टार्टेड पे। इसकी गाइड कहाँ पे है, हाँ ये बड़ी। तो देखो इन्होंने कमांड दिया हुआ है, npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। तो क्या करो, इसको कॉपी करो, और हमारे इसमें पेस्ट कर दो। ध्यान से स्टेप देखियो, ये स्टेप्स आपको रट जाने चाहिए। सबसे पहले रिएक्ट ऐप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखो npm create, npm तो नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। क्रिएट मतलब क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो, वाइट। वाइट एट द रेट लेटेस्ट क्या हो गया, उसका लेटेस्ट वर्जन। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि जैसे वर्जन अपना 4.41, मतलब कोई भी वर्जन हो, बट मेरे को नहीं पता लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, तो मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट, तो वही चीज आ जाएगी। तो क्या आ गया, npm create, ठीक है। npm create वाइट लेटेस्ट एट द रेट, यही चीज अगर मैं इसको एंटर करूंगा, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। फिर मेरे से पूछा प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट इंट्रो लिख लो, कुछ मतलब ऐसा कुछ लिख लो जो आपको अच्छा लगे, कुछ भी लिख लो, रिएक्ट इंट्रो, ठीक है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे माउस तो होता नहीं मेरे पास, मेरे को कीबोर्ड की एरो से कंट्रोल करना है। मेरे से पूछा कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए, तो मैं एरो से अपनी ऊपर नीचे करूंगा, तो ये भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो अपनी एरो यूज करो कीबोर्ड की। तो सबसे पहले विनीला के ऑप्शन है, मतलब विनीला जावास्क्रिप्ट, व्यू व्यू में मेरे को नहीं बना, रिएक्ट हो गया, प्री रिएक्ट हो गया,
ये सारे हो गए। मेरे को किसमें क्या बनाना है, मेरे को रिएक्ट ऐप बनानी है, तो मैं रिएक्ट पे जाऊंगा और एंटर दबा दूंगा। ओके। अभी रिएक्ट में मेरे को क्या चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, और मतलब जो इनका रिमिक्स जो भी है। तो मेरे को भी जावा स्क्रिप्ट चाहिए, मैं जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और एंटर। ठीक है। मैंने क्या किया था, npm create एट द रेट लेटेस्ट, ये याद रखो, कमिट टू मेमोरी। npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट न्यू वो बनाने के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम दो, अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट करो, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद अपना हो जाएगा डन। अभी ये मेरे को कमांड्स भी बता रहा है कि मेरे को क्या क्या करना है। ये मेरे को कह रहा है ना, अभी पहले सीडी लिखो। सीडी का मतलब क्या होता है, मेरे को उस फोल्डर के अंदर जाना है। अभी देखो मेरा फोल्डर क्या है, रिएक्ट सीरीज बाय प्रभ। अगर मैं लिखूंगा सीडी रिएक्ट इंट्रो, तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अभी कमांड लाइन में ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, उसके बाद रिएक्ट सीरीज बाय प्रभ मेरे फोल्डर का नाम है। सीडी लिखूंगा मतलब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा। ध्यान से देखियो। तो मैं अभी यहाँ पे एक स्लैश आ गया ना, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया। तो अभी मेरे को लिखना है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल से याद होगा क्या बनता होता है, अपना नोड जेएस फोल्डर। तो मैंने npm इंस्टॉल किया, एंटर किया। एक सेकंड रुकियो। ये जब तक बन रहा है बताता हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट। प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट का नाम दो, फ्रेमवर्क सेलेक्ट करो, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करो। उसके बाद तुमने जो भी प्रोजेक्ट का नाम लिखा था उस वाले फोल्डर के अंदर चले जाओ यूजिंग सीडी npm इंस्टॉल। और ये जब इंस्टॉल हो गया, इसने लिखा 102 पैकेज। तो यहाँ पे देखियो, अभी मेरा रिएक्ट आ गया। अभी देखो ध्यान से, मेरा नोड मॉड्यूल भी आ गया इसमें, दिख रहा है ना। बट ये वाला नोड मॉड्यूल थोड़ा सा अलग होगा। लाइक यहाँ देखो, एरे प्रोटोटाइप फाइंड लास्ट फ्लैट मैप, ये सारी चीजें आ गई। ये थोड़ा सा अलग है उससे, बट ये भी नॉर्मल मॉड्यूल्स है। इस फोल्डर से हमें कुछ नहीं लेना देना। बस इसमें ना लाइक यूटिलिटीज है जो हम यूज करेंगे। तो हमारे स्टेप्स हो गए। इसने क्या कहा था, क्या क्या करो। देखो इसने मेरे को बोला था यहाँ पे कि लाइक सबसे पहले अपना npm इंस्टॉल रन करो। उसके बाद अभी मेन स्टेप आता है। देखो जब भी हम ये यूज करेंगे वाइट, हम यार जो भी इसका नाम है, ठीक है, मैं इसको यही बोलता हूँ npm रन डेव। हमारा मेन फाइनल और लास्ट स्टेप है npm रन डेव। npm रन डेव, ओके, याद रखियो। तो मैं जैसे ही टाइप करूंगा एन पी वॉइस, एक सेकंड, npm रन डेव। तो देखो इसने मेरे को एक वेबसाइट बना के दे दी, ठीक है। मैंने कभी कोई कोड भी नहीं लिखा, बट इसने मेरे को वेबसाइट बना के दे दी। अभी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, पोर्ट याद होते हैं ना हमारे लैपटॉप में, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो इस पोर्ट पे इसने एक लोकल होस्ट वेबसाइट बना के दे दी। फॉलो लिंक करके ओपन करूंगा, तो देखो ये वेबसाइट बन गई। अभी इस वेबसाइट का यूआई वगैरह बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, मतलब ठीक है। तो हम इसी चीज को चेंज करेंगे। और मतलब देखो, दोबारा से बनाता हूँ कैसे कैसे बनाते होते हैं एक वो चीज अपना। कहाँ पे बताऊँ, एक और आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। अपना न्यू विंडो, दोबारा से बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। मैंने कोई भी फोल्डर बना लिया। तो देखो सबसे पहले कोई एक फाइल बना लो, index.js कुछ भी। टर्मिनल खोलो। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए npm create वाइट वेट जो भी करो एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम दो। अभी के लिए मैं इसका नाम वाइट प्रोजेक्ट ही रख देता हूँ, मतलब कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। जैसे मैं इसका नाम लर्निंग रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद चूज करो एरो की हेल्प से, कौन सा चाहिए, हमें रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट पे गए एंटर। कौन सी लैंग्वेज चाहिए, एरो प्लीज से सिलेक्ट करो जावास्क्रिप्ट। उसके बाद कमांड्स कौन कौन से चलाने हैं वो भी बता रहा है। सबसे पहले सीडी लर्निंग आएगा, उसके बाद npm इंस्टॉल, फाइनल स्टेप npm रन डेव, ठीक है। पहले क्या किया, npm create वाइड एट द रेट लेटेस्ट, फिर प्रोजेक्ट का नाम, फ्रेमवर्क और लैंग्वेज सेलेक्ट की। अभी ये मेरे को, अभी मैं रिएक्ट टेस्ट वाले फोल्डर में हूँ, अभी मेरे को लर्निंग वाले फोल्डर में जाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, मतलब सीडी लर्निंग लिखूंगा। तो अभी देखो मैं इस वाले फोल्डर के अंदर आ गया, सीडी मतलब उस फोल्डर के अंदर। अभी मैं जैसे लिखूंगा npm इंस्टॉल, मेरा नोड वाला फोल्डर भी बन जाएगा। तो फाइनल स्टेप npm रन डेव, हमारी रिएक्ट ऐप तैयार हो जाएगी। एक सेकंड, ये बन रहा है। तो ये हो गया अभी npm रन डेव। तो हमारी वेबसाइट तैयार होगी, खोल के देखना है, इस लिंक पे चला जाऊंगा। देखो पहले वाला अपना 573 था, 5173, अभी 5174। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्ट पे बनाता रहेगा। तो हमारी बाय डिफॉल्ट वेबसाइट ऐसे दिखती है, रिएक्ट ऐप ऐसे दिखती है अभी। अभी ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे, इसी में हमारी पूरी लाइक वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पिछले वाले भी जा रहा हूँ, ये तो आपको जस्ट रिपीट करके बताया था। तो रिएक्ट इंट्रो पे आ जाते हैं। मैं टर्मिनल खोल देता हूँ यहाँ से, रिएक्ट सीरीज बाय प्रभ, और उसके अंदर भी सीडी अपना रिएक्ट इंट्रो।
सीडी मतलब किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने की, मतलब ये समझ लो। उसके बाद अभी मैं लिखता हूँ एलएस फाइल्स लिखने के लिए। तो ये देखो इसने मेरे को सभी फाइल्स बना दी। एक नोड मॉड्यूल है, गिट इग्नोर है, ये है पैकेज लोकेशन है, पैकेज जेसन वाइट, ये सारी। तो अभी क्या करते हैं, इन सभी फाइल्स को समझने से पहले पता है रिएक्ट ऐप बनाने के दो तरीके होते हैं। ऑफिशियल टूल है सीआरए क्रिएट रिएक्ट ऐप, बट इसको आज कोई यूज नहीं करता, पापा आदम के जमाने का है। क्या यूज करते हैं, वीआईटीई, ठीक है, मॉडर्न टूल है रिएक्ट बनाने का। लिए स्टेप्स मैंने इसके बता दिए। देखो सीआरए स्टैंड फॉर क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो ऑफिशियल टूल है रिएक्ट की मतलब दोबारा प्रोवाइड किया गया। और ये वेयरएस ये क्या है, ये मॉडर्न टूल है जो आज के जमाने में यूज होता है। is another tool to create React project, but it's considered more modern and more faster as compared to CRA. It developed by the creator of Vue.js. Vue.js जैसे Angular.js होता है, वैसे Vue.js होता है। बट इसको रिएक्ट भी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये वाली चीज फास्टर होती है सीआरए से, इसलिए हम ये यूज करते हैं। अभी बंडल्स क्या होता है, जब हमारी पूरी ऐप बन जाती है तो फाइनल वर्जन होता है जो हमारी ऐप का, ठीक है, जिसको हम डिप्लॉय करते हैं। वो एक मतलब हमारी पूरी ऐप बन गई, अभी उस पूरी ऐप को एक बंडल में कन्वर्ट कर देगा, मैं उस बंडल को डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। तो बंडल क्या चीज होती है, जब हमारी फाइनल ऐप बन जाती है, वो मतलब फिनिश चीज, जैसे हमारी जिप फाइल होती है वैसा कुछ लगा लो, जिसको हम डिप्लॉय करते हैं। जिप फाइल मतलब मेरे पास कोई और एग्जांपल नहीं है। तो वाइट बेटर कैसे है, देखो वाइट इज ऑप्टिमाइज्ड टू क्रिएट स्मॉलर एंड फास्टर बंडल्स, इससे छोटे और स्मॉलर बंडल्स बनते हैं कंपेयर टू सीआरए। दिस मींस दैट फाइनल वर्जन ऑफ योर ऐप विल लोड फास्टर एंड यूज इन द यूजर ब्राउजर, इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन स्लोअर इंटरनेट। लाइक इससे क्या होता है, फास्टर एप्लीकेशन चाहिए, और आज के टाइम में लोग 1 मिली सेकंड तक का भी वेट नहीं कर सकते, थोड़ी सी बफरिंग होती है और रिव्यूज खराब हो जाते हैं आपके। इसलिए सीआरए कोई नहीं यूज करता है, यही यूज करते हैं आजकल। मान लो आपको कभी सीआरए से क्रिएट भी करना हो, मन हुआ बाबा आदम के जाने जाने का, तो एनपीएम स्टार्ट लिख दियो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनपीएम रन डेव लास्ट स्टेप, उसमें क्या होता है एनपीएम स्टार्ट। बाकी सारे स्टेप सेम है, यहाँ पे एनपीएम रन डेव एनपीएम स्टार्ट, ठीक है। तो अगर ये यूज कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, तो रन डेव, नहीं तो स्टार्ट, सिंपल स्टार्ट लिखोगे, ओके। तो सीआरए को तो भूल ही जाओ। अभी आ जाओ इसमें, ये हमारे जितने चीजें दिख रही हैं साइड में, हमें एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए ये फाइल्स हैं क्या। लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले कैनवा भी समझाता हूँ। देखो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, जितने भी इंस्टॉल नोड पैकेजेस होते हैं सभी इसमें होते हैं। इसको खोल के देखने में चले जाओंगे तो आधी जिंदगी निकल जाएगी, इतने सारे पैकेजेस हैं, लाखों फाइल्स हैं। तो नोड मॉड्यूल्स में अपने नोड फोल्डर्स होते हैं, पहला क्लियर। उसके बाद पब्लिक क्या होता है, पब्लिक में हमारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं जो चेंज नहीं होती। कुछ ऐसी चीजें जो पूरी वेबसाइट में चेंज नहीं होती, वो क्या चीजें होती हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये लोगो है पूरी वेबसाइट में सेम ही रहेगा, कहीं पे चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। दो चीजें बता दी। नोड मॉड्यूल्स में अपना नोड पैकेजेस आते हैं, पब्लिक डायरेक्टरी में अपने वो आ जाते हैं। उसके बाद सोर्स डायरेक्टरी सबसे इंपॉर्टेंट, मेन फोल्डर फॉर रिएक्ट कोड। यही सोर्स वाली चीज है जहाँ पे हम अपना मोस्ट ऑफ टाइम कोडिंग करते हुए स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आए तो देखो, सोर्स फोल्डर में अपने एक ये असेस यार जो भी इसको कहते होते हैं, ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेरी इमेजेस वीडियोस ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। देखो इसमें इमेजेस फ़ॉन्ट्स और बाकी स्टैटिक फाइल्स आती हैं। उसके बाद एक होता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमारे में इसी के अंदर आते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? ये जैसे मेन डॉट जेएस हो गया, जब बाकी चीज़ें, तो कंपोनेंट्स आते हैं। एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक तो अपनी इमेजेस, फ़ॉन्ट्स और स्टैटिक फाइल असेस में आती है। उसके बाद एक स्टाइल वाला फ़ोल्डर होता है। यहाँ पे क्यों नहीं है वो भी बताऊँगा। ये जैसे अपना ऐप डॉट सीएसएस ये अलग में होता है। उसमें क्या होता है, हमारी सीएसएस और स्टाइल शीट आती है। सोर्स में 3 चीज़ें होती हैं। पहले कंपोनेंट्स, जो भी मैं रीयूजेबल कंपोनेंट बना रहा हूँ, नैप बार बना रहा हूँ, बटन बना रहा हूँ, कमेंट सेक्शन बना रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आती हैं। इमेजेस, फ़ॉन्ट्स और स्टैटिक फाइल्स आती हैं, और अपना स्टाइल शीट्स आती हैं। अभी app.jsx क्या है, ये चीज़ बता मैंने पहले भी बताया था ना, कि हमारा जितना कोड होगा 90% टाइम हम यहीं पे कोड करेंगे। इसको मैं मतलब हटा भी सकता हूँ पूरे टाइम पे। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है। ये किस चीज़ का कोड है? ये इस चीज़ का कोड है, ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है? तो हमारा जितना कोड हम करेंगे इसी फोल्ड फाइल में करेंगे, app.jsx, ठीक है। उसके बाद पैकेट.json बताया, contain information about all the projects like कैसे समझाऊँ? देखो, पैकेट डॉट जेसन में क्या होता है, अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम होता है, ये सारी चीजें होती हैं। देखो, अपना प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन, ये सारी चीजें, और डिपेंडेंसी। अभी रिएक्ट में ना दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रिएक्ट का खुद की डिपेंडेंसी, एक होता है रिएक्ट का डोम। मैंने वर्चुअल डोम बताया ना, वही बाय डिफॉल्ट ये दो चीजें होती हैं। अगर मान लो मैं कल को कोई और चीज इंस्टॉल करता हूँ, मान लो एनपीएमआई कलर्स यूज कर लिया मैंने, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा डिपेंडेंसीज याद। अभी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में क्या फर्क, ध्यान से सुनियो। डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में क्या फर्क होता है, ये मैं बताता हूँ। उसके पहले पहले ये टूल्स देख लो। वाइट कॉन्फ़िग डॉट जेएस क्या होता है, ये वाली फाइल है जो अपनी, इसमें कुछ नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें बताया होता है कि मतलब इंटीग्रेट किया होता है उससे अपना इसके वाइट के उससे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, हमारी किसी काम की नहीं। एक अपना ये फाइल होती है, ये nlint.configuration.js। तो ये सबसे पहले ये सीजेएस मतलब कॉमन जेएस फाइल, इसके डिटेल में नहीं जाता। सबसे पहले ESLint क्या होता है,
ESLint एक ना टूल है जो हमारी जावास्क्रिप्ट कोड में एरर ढूंढता है, एनालिसिस टूल। ये डेवलपर्स को बताता रहता है कि तुम्हारे कोड की क्वालिटी खराब हो रही है, ना वो हो रही है, एरर आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉब्लम आएगी। ये हमारे किसी काम का नहीं अभी के लिए, ठीक है। तो ये लाइक एनालिसिस टूल है फॉर एरर्स। ये टूल है, ये भी एक टूल है। गिट इग्नोर क्या होता है, बता देता है कौन सी फाइल्स इग्नोर करनी है। जैसे याद होगा मैंने बताया था कि नोड मॉड्यूल्स को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, जहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये अपनी इग्नोर, ये लिखा नोड मॉड्यूल्स, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। तो इग्नोर फाइल में जब हम अपना कोड पुश करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इग्नोर है। इंडेक्स डॉट फाइल क्या है, अभी देखो। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये हमारी वेबसाइट की मेन फाइल है। ये आपको जो वेबसाइट दिख रही है ना, जो यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये एचटीएमएल वेबसाइट है, ठीक है। अभी ये चल ऐप डॉट जेएस एक्स वाली रही है, चल किस में रही है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। क्योंकि अगर मैं देखो इसको प्रीव्यू करूँ, शो प्रीव्यू एचटीएमएल फाइल को कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे वही वेबसाइट चल रही है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है अपना, यहाँ पे लिंकिंग देखो इसकी स्क्रिप्ट में। ये मेन डॉट जेएसएक्स है, मेन डॉट जेएसएक्स में जाता हूँ। मेन डॉट जेएसएक्स में क्या लिंक्ड है अपना, मेन डॉट जेएसएक्स में मेरा ऐप लिंक्ड है, मतलब अभी के लिए आप समझ लो इंपोर्ट किया हुआ ऐप को। तो हमारा सारा कोड ऐप पे होता है, ऐप से वो मेन में जाता है, मेन से वो इंडेक्स में जाता है, वो फाइनली इंडेक्स फाइल पे रन होती है। उसके बाद अपना पैकेट डॉट जेसन बता दिया, रीड में अपनी वही बकवास लाइसेंस और इन्फॉर्मेशन वाली फाइल, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। अभी पैकेट डॉट जेसन और पैकेट डॉट लोग जेसन में क्या फर्क होता है, ये देखो। डिफरेंस बिटवीन पैकेट डॉट जेसन एंड पैकेट डॉट जेसन, देखो पैकेट डॉट जेसन जब भी मैं नोड जेएस के थ्रू समझा रहा हूँ, उसके नोट्स हैं, तो npm init करता हूँ, अपने आप बन जाती है, ठीक है। मतलब यूजर मैन्युअली बनाता है इसको। पैकेट डॉट जेसन जब मैं ये फाइल बनाता हूँ, अपने आप इसके साइड में जनरेट हो जाती है, ठीक है। देखो डिपेंडेंसीज में क्या होता है, मैंने कलर्स भरा है npm कलर्स, तो सिर्फ उसका नाम और वर्जन है, सिंपल इतनी इन्फॉर्मेशन। वेयरएस जो अपना पैकेट डॉट जेसन होता है उसमें कलर्स आएगा, फिर उसका वर्जन आएगा, उसका रिसोल्व आएगा, इंटीग्रिटी आएगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ नाम और वो आता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन पैकेट डॉट जेसन में आती है। मैंने कल को कलर्स की जगह चौक भरा, उसका नाम और वर्जन आएगा, यहाँ पे उसकी सारी चीजें आएगी, वर्जन, रिसोल्व, इंटीग्रिटी, मतलब डिटेल। यहाँ पे ऊपर ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे मान लो कलर्स है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल हो गया, उस पैकेज की भी इन्फॉर्मेशन, उसका भी वर्जन, उसका भी इंटीग्रिटी, वो सारे। तो यहाँ पे एक लाइन में बताया हुआ है, यहाँ पे उसका पूरी कुंडली निकाली हुई है, ओके। इसका यूज क्या होता है, पैकेट लोड, ये लाइन पढ़ो, पैकेज लोड जेसन इज यूज्ड बाय npm टू इंश्योर कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल इंस्टॉलेशन। पैकेट डॉट जेसन ensure that project is installed with exactly same dependency in every environment by locking the exact version of package। ये हमारा जो पैकेज लाइक ये जो वर्जन होता है ना, वो उसकी इंटीग्रिटी होती है, उस सारी चीज को लॉक कर देता है, ठीक है। लाइक एक तो इसमें इसमें सिर्फ डिपेंडेंसीज आती है, इसमें डिपेंडेंसीज की भी डिपेंडेंसीज आती हैं। लाइक इसके साथ ये पैकेज है, इसके साथ ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इंस्टॉल हो गया, तो इसकी डिपेंडेंसी की भी डिपेंडेंसी है। तो इसमें बहुत डिटेल आता है, इसमें इतना आता है। इसमें ये बहुत मतलब सारी चीजें लॉक कर देता है, ताकि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में, चाहे लिनक्स हो, मैक हो, सब में सेम तरीके से इंस्टॉल हो जाए। मान लो मैंने विंडो में अपना बैकएंड बनाया, नोड मॉड्यूल्स वाला, ठीक है, जो भी बनाया, मतलब और कोई बंदा मैक पे है, तो वो जब npm init करे, सेम वर्जन, सेम सब कुछ इंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए पैकेज लोड जेसन होता है, ये अपने वर्जन को लॉक करके रख देता है। देखो मैंने आपको बताया हुआ था, पैकेट नोटेशन में सिर्फ अपना नेम, प्रोजेक्ट का और डिपेंडेंसी तो होता है, इसमें पूरी कुंडली होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन। उसके साथ जो पैकेट इंस्टॉल होगी उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये डिलीट कर दोगे, आपका आधा प्रोजेक्ट गायब हो जाएगा, ठीक है, पैकेट नोटेशन से। इसको डिलीट कर दोगे, दोबारा से जाओगे, ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। पैकेट नोटेशन कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पैकेट नोटेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये पढ़ लियो। देखो एक्ट एज़ ब्लूप्रिंट फॉर प्रोजेक्ट सेटअप, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के काम आती है पैकेट लोकेशन। जब एक यूजर ने दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल करना है सेम प्रोजेक्ट को दूसरे पे इंस्टॉल करना है, तो वो जो वर्जन होता है उसको ये एनपीएम यूज करता है, ये यूजर यूज करता है, ओके। अभी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में क्या फर्क है, देखो डिपेंडेंसीज होती है एप्लीकेशन जो प्रोडक्शन में यूज होती है। मान लो मेरे को कल को एक कलर लाइक मेरे को इमोजी बनाने वाला कोई एनपीएम चाहिए, तो मैं एनपीएम आई इमोजी ऐसा कुछ करूंगा, तो वो मेरी पूरी प्रोडक्शन में यूज हो रही है। जैसे अपने रिएक्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, एक्सियस हो गया, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस होता है ना। तो ये डिपेंडेंसीज होती है। डेव डिपेंडेंसीज क्या होती है, एनलिंट, एनलिंट बताया था, सॉरी एसलिंट, जो अपना वो एरर चेक करने वाला टूल है, वेब पैक, जो टूल्स टेस्टिंग के वक्त यूज होते हैं, ठीक है। मतलब ये अपना ओवरऑल ऐप में यूज होते हैं, ये सिर्फ अपनी टेस्टिंग के काम में या ऐप बनाने के काम में यूज होते हैं। जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तब मेरे को एरर चेक करना है, तब जब फाइनल प्रोजेक्ट बन गया तब इसका कोई काम नहीं, जब वो पब्लिश होगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm इंस्टॉल पैकेज का नाम, npm इंस्टॉल पैकेज का नाम, उसके बाद सेव, फिर डेव, ठीक है। और आजकल तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सेव, ठीक है। तो यस, व्हेन ऐप इज डिप्लॉयड और रन, ये प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं, ये प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होते, ये टूल्स है। लाइक ये क्या चीज है, ये आपको क्वेश्चन पेपर है जो आप लिखते हो, ठीक है, जो आप फाइनल मैडम को देते हो। ये क्या है, आपके पेन पेंसिल, जो आप ये क्वेश्चन पेपर लिखने में यूज करते हो। ये फाइनल नहीं आते, ये बस तभी यूज होते हैं जब आपको अपना क्वेश्चन पेपर बनाना होता है, ठीक है। ये यूज होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन पेपर है, मतलब आंसर शीट है। आंसर शीट आपकी फाइनल डिप्लॉय हो जाती है, ये चीज आपकी फाइनल डिप्लॉयमेंट में यूज नहीं होती। मैम को अपने पेन पेपर थोड़ी देते हो, मैम को आप सिर्फ अपनी डिपेंडेंसी, मतलब आपकी लिखी हुई चीजें देते हो वो आंसर शीट में, ओके। तो इतना डिफरेंस था, तो काफी हो गया।
तो काफी चोरी हो गई, काफी कुछ हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं फाइनल अपना। देखो, जहां पे मैं लिखूं, पहले इनमें से एक रख लेते हैं, एक मतलब है। तो देखो, जो मेरा फाइल है उसकी एक्सटेंशन तो js.x है। अभी आप कहोगे ये लाइक आपको css आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, बट ये jsx क्या है, ये तो आपको आता ही नहीं। बट बताता हूँ। देखो, js होता है अपना जावास्क्रिप्ट, jsx होता है जावास्क्रिप्ट प्लस xml। जावास्क्रिप्ट प्लस xml, ये रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट js में। jsx में क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट विद html लाइक टैग्स। ठीक है। अभी मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर html भी लिख सकता हूँ और css भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे ये तो पहले भी लिख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर html लिखते थे तब हम वो लगा के लिखते थे अपना, क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल और डबल कोट्स लगा के लिखते थे। तो ऐसा कुछ लगा के लिखते थे, बट डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है। ये जावास्क्रिप्ट है। ये जेनेरिक लॉजिक और कंपोनेंट्स होते हैं। ये मतलब ये इसलिए होता है ताकि मैं अपना एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तीनों एक साथ यूज कर सकूं। ओके, जेएस फाइल के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है। जेएसएक्स के अंदर हमारी सीएसएस, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट तीनों आती हैं। ओनली जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल प्लस, सॉरी, जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल मतलब एचटीएमएल। ओके, तो बना के दिखाते हैं, कुछ बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कोडिंग कहाँ करते हैं हम, app.jsx में। app.jsx में आप पूरे को खाली कर दो। खुद का कोड देखते हैं। पूरे को खाली कर दिया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो डिफॉल्ट फंक्शन होता है अपना ऐप, क्योंकि ऐप की फाइल है। तो देखो, सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं, लिखने का तरीका बना रहा हूँ। सबसे पहले अपना फंक्शन बनेगा, फिर अपने कंपोनेंट का नाम। अभी हमारा कंपोनेंट क्या है, ऐप। ठीक है, ऐप कंपोनेंट मस्ट होता है, एक ना एक ऐप कंपोनेंट तो होती है। एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम होता है। मान लो मेरे को कल को बटन बनाना है, यहाँ पे मैं बटन लिखूंगा, कुछ लिखूंगा, ये ऐप वाली फाइल है। ठीक है, तो फंक्शन ऐप, इसके अंदर आएगा हमारा कोड। ठीक है। और एंडिंग में क्या आता है, एंडिंग में हमेशा रट लो एक चीज लिखनी है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो भी हमारी इसका नाम है ऐप, मतलब जहाँ यहाँ पे जो भी नाम है वो चीज यहाँ पे। तो रटना क्या क्या है, एक फंक्शन बनता है। ठीक है, किसी भी नाम से, अंदर उसके कोड आता है, और एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उस फंक्शन का नाम। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो भी फंक्शन लिखा है, अगर उसको बाहर यूज करना है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको खुद पता है एक्सपोर्ट लिखा है मैंने, बट अभी के लिए रट लो, उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न। ठीक है। अभी रिटर्न ये जावास्क्रिप्ट वाला रिटर्न नहीं है, ये एचटीएमएल वाला, एक्सएमएल वाला रिटर्न है। समझाता हूँ, देखो। यहाँ पे होगा। देखो, जावास्क्रिप्ट में रिटर्न क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को एग्जिट करता है। देखो, जैसे ये है मेरा फंक्शन ऐड ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी लिखा, यहाँ से फंक्शन एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। तो जेएसएक्स में क्या होता है, रिटर्न यूज होता है एचटीएमएल को रिटर्न करने के लिए। ठीक है। देखो, ये लाइन पढ़ो, ऐप कंपोनेंट रिटर्न जेएसएक्स जेएस, ये नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे पढ़ो, इन React return is often used inside a component function to specify what component should render under, यार कोई ढंग का लिखा है मैंने कहीं। हाँ देखो, in JSX is it define what React component should render। जावास्क्रिप्ट में रिटर्न बताता है कि एग्जिट, और JSX में, अभी हम JSX कर रहे हैं, JSX में बताता है कि हम लाइक क्या रिटर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक कीवर्ड होता है रिटर्न। JSX में रिटर्न यूज होता है अपना HTML को रिटर्न करने के लिए, HTML जैसा कुछ रिटर्न करने के लिए। फिर से बताता हूँ, याद रखो, जावास्क्रिप्ट में रिटर्न होता है एग्जिट मारने के लिए फंक्शन से, और वैल्यू रिटर्न करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम रिटर्न लिखते हैं, वो वैल्यू पास करता है और फंक्शन से एग्जिट कर जाता है। ओके। वेयर एज जेएसएक्स, जो अभी जावास्क्रिप्ट नहीं कर रही, जेएसएक्स कर रही है, जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल, तो यहाँ पे रिटर्न यूज होता है एचटीएमएल जैसी कुछ चीज पास करने के लिए। अभी इसको एचटीएमएल ही बोलेंगे। ठीक है। तो अगर मैं लिखूं रिटर्न, कोई भी एचटीएमएल टैग लगा लो, H1 लगा लिया, H1 मीनिंग याद ही होगा, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, और अभी हम इस कोड को रन करते हैं। ये रन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और अपना पिछला जो टर्मिनल है, यहाँ पे, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था npm run dev, रन करने के लिए npm run dev, एंटर मारा। तो एक सेकंड, इसने मेरे को ये लिंक दे दिया, मैं इस लिंक पे जाऊंगा। एक सेकंड, तो अभी के लिए मेरा ये आ रहा है, रिफ्रेश नहीं हुआ गया। एक सेकंड, कंट्रोल एस, हाँ हो गया। तो देखो, अभी मेरा कंट्रोल, एक बार कंट्रोल एस दबा दिया करो अपना कोड सेव करने के लिए। ओके, एक बार कंट्रोल एस दबा दिया करो अपना कोड मतलब सेव करने के लिए। उसके बाद ये रन अपने आप रिफ्रेश हो जाया करेगा। यहाँ पे एचआरएम अपडेट, एचएमआर अपडेट लिखा गया, मतलब वो रिटर्न हो गया। अभी मैं उसी पे जाता हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हो गया। ओके, पहले पूरी वीडियो देख लो, साथ में कोडिंग वगैरह बाद में करियो। ठीक है। तो अभी के लिए मेरे को टर्मिनल नहीं, तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने वही वाला पोर्ट खोला हुआ है, और यहाँ पे मैं एचटीएमएल लिख रहा हूँ। मान लो मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे अपना बोल्ड टैग लगा, कुछ भी लगा सकता हूँ। ठीक है। और बोल्ड टैग के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया अपना। एक सेकंड रुक जाओ, और इसको करो कंट्रोल एस, तो वहां पे वो चीज आ गई। अभी एक चीज आप अभी के लिए हम एक बार ही फॉर द टाइमिंग बीआर लगा देते हैं। ठीक है।
इसको हटा दो और कंट्रोल एस, तो वहां पे वो हो गया। तो कंट्रोल एस से बात है तो साइड में चेंजेस होते रहेंगे। अभी एक चीज ध्यान से सुनियो, ये एचटीएमएल में जैसे हम कुछ चीजें दी हैं हम क्लोज नहीं करते थे, पीआर हो गया, एचआर हो गया, बट ये एचटीएमएल नहीं है, ये एचटीएमएल जैसा कुछ है। यहाँ पे मैं जो भी चीज लिखूं मेरे को उसको क्लोज करना पड़ेगा। या तो ऐसा करो कि ऐसे टैग लगा दो, जहाँ फिर मतलब या तो ऐसे लगा लो, ठीक है, कोई भी टैग क्लोज करने के लिए, जहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ के मतलब एक लाइन में क्लोज करना, मतलब एक बारी में क्लोज करना, तो हर चीज को क्लोज करना पड़ता है, वो चीज साइड में आ जाएगी। मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि एक्ट यूज कर सकता है। मान लो मैंने मार्क्यू टैग लगाया, ओके, मार्क्यू के अंदर मेरे को अभी इतना कुछ नहीं चाहिए, मार्क्यू के अंदर मैं ये दोनों चीजें डालो, कंट्रोल सी, एक सेकंड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और कंट्रोल एस दबा दो, तो देखो ये मार्क्यू में आ गया। तो मतलब मैं एचटीएमएल वाला कोई भी काम कर सकता हूँ। इसके अंदर है ये JSX, जावास्क्रिप्ट प्लस XML, बट ऑलरेडी आपको ये आती है। यहाँ पे फंक्शन ऐप और ये क्या चीज है, ये जावास्क्रिप्ट है, ये अपना एचटीएमएल है। तो HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट इक्वल्स टू JSX। ओके, तो ये तो होगी बेसिक सी चीजें। अभी बैक जाते हैं, सिंपल टेक्स्ट पे आते हैं। अभी यहाँ पे देखियो एक चीज और, अगर इसमें मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ ना, जैसे कंट्रोल एस, हाँ तो देखो कैसे समझाऊं, देखो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखा इस पेज में ना ऑलरेडी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइक CSS लगी हुई है, इसका बैकग्राउंड चेंज है, मतलब बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, यहाँ पे इसका वो चीज वो है। इससे पहले यहाँ पे जो app.jsx में कोड लिखा हुआ था ना, उसकी खुद की CSS फाइल थी, देखो उसमें पैडिंग दी हुई है, मार्जिन दी हुई है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट वही वाली चीजें लगी हुई है। अगर मैं इस CSS वाला डिफरेंस याद रखियो, ओके, तो app.jsx वो चीज होती है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं अपना, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप हम एंडिंग में हमेशा लिखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और उसका कोई भी नाम होता है, मतलब फंक्शन ऐप बनाया था हमने और एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वो कर दिया। रिटर्न JSX में क्या करते हैं, HTML का कोड रेंडर करता है, बताता है कि क्या चीज रेंडर करनी है। उसके बाद हम थे यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन। हमारी वीडियो खत्म होने वाली है, थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं 2-3 पेज के। तो देखो अभी कंपोनेंट्स में मैंने बताया था ना, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रीयूजेबल थिंग्स होती हैं जिसको हम बारी बारी यूज करते हैं। तो देखो क्लास वर्सेस फंक्शनल कंपोनेंट्स, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट, एक होता है क्लास कंपोनेंट। अभी यहाँ पे मैंने इग्नोर क्यों लिखा है, अभी स्टेटफुलनेस, लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें बाद में मतलब बाद में क्या, एंडिंग में पढ़ेंगे, इसको सब छोड़ो। बट क्लास कंपोनेंट में एक चीज याद रखो, इसको पढ़ना ही नहीं, नॉट प्रेफर्ड एनीमोर, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आगे जाके, बट नॉट प्रेफर्ड एनीमोर इसको प्रेफर नहीं किया जाता। एक बार पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। स्टेटफुलनेस, कैन मैनेज स्टेट, एक्सेस टू लाइफ साइकिल मेथड, ये बाद में आपको याद आएगा, मोर बोइलरप्लेट कोड, ठीक है। अभी के लिए ये समझ नहीं आएगा, जब आपका पूरा हो गया तब ये नोट्स पढ़ोगे ना रिवीजन के टाइम, तब आपको लिए बेटर रहेगा। तो इसको अभी के लिए क्या करना है, इग्नोर, और ये यूज भी नहीं होता, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो हमारा मेन कंपोनेंट क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता है, इनिशियली स्टेटलेस कैन यूज हुक्स फॉर अ स्टेट। अभी हुक्स क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है, ये एंडिंग में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। फंक्शनल कंपोनेंट पॉपुलर है, इसको हम यूज करते हैं, क्लास कंपोनेंट हम नहीं यूज करते। क्या चीजें याद रखनी है, फंक्शनल कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, सिंपलर होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स हम यूज नहीं करते। क्या याद रखना है, क्लास कंपोनेंट्स यूज हम नहीं करते, उसमें बहुत सारा कोड होता है। फंक्शनल कंपोनेंट सिंपल होते हैं, लाइक उसको हम यूज करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, ये चीज जो मैंने अभी बनाई, ये फंक्शनल कंपोनेंट, ओके। तो आपको ऑलरेडी आता है फंक्शनल कंपोनेंट, आगे चलते हैं। अभी JSX पे वापस आते हैं, ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि लाइक अभी JSX डिटरमाइन करता है हमारी UI कैसे लिखेगा। याद रखना वो जो हम HTML जैसी चीज लिखते हैं ना, ये चीज है ना रिटर्न के बाद, ये चीज HTML नहीं है। थ्रो इट रिसेंबल्स HTML यू आर राइटिंग JSX। हम जावास्क्रिप्ट भी नहीं लिख रहे, मतलब लिख तो जावास्क्रिप्ट ही रहे हैं, जावास्क्रिप्ट प्लस XML लिख रहे हैं, ये चीज HTML नहीं है। अगर किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो मतलब फंसाने के लिए, ये HTML नहीं होता। हाल तो ये दिखता है HTML की तरह, बट ये HTML नहीं होता, ये जावास्क्रिप्ट XML होता है। कन्वर्जन JSX गेट कन्वर्टेड टू रेगुलर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी ये जो मेरा कोड होता है ना JSX का, ये जावास्क्रिप्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, बट होता कैसे है, वो कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट होती है। अगर कभी मन किया डिटेल में पढ़ने का, जैसे आपको पता ही होगा, मैं काफी डिटेल में पढ़ता होता हूँ चीजें, तो कभी मन किया, जैसे मैंने आपको कहा था सी वाला, कभी देखियो हेलो वर्ड की वर्किंग 50 मिनट की वीडियो अपने सर की तरफ से, तो वही चाय और कोड के चैनल पे है वो, उसको छोड़ो, जस्ट ये बता रहा हूँ। तो ये एक वेबसाइट है, मान लो मैंने ये जस्ट अगर मन किया कभी बहुत ज्यादा पढ़ने का, बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब, तो यहाँ पे कोड पेस्ट करियो, और साइड में ही आपको ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके बता देगा वो कोड कैसे एक्सपोर्ट है। अभी यहाँ पे बहुत अजीब है, चिल्ड्रन हो रहा है, वो लिंकिंग हो रही है, डबल क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इसको छोड़ियो, क्या याद रखना है, JSX क्या होता है, JSX में अपना रिटर्न क्या करता है, JSX में HTML जैसा कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। और बस यही है जावास्क्रिप्ट प्लस XML। एक चीज हो छोटी सी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, नेमिंग कन्वेंशन याद रखियो। देखो पहले इसमें जो भी चीज का मैं नाम रखूंगा ना अपना, जैसे
यहाँ पे मैंने ऐप रखा, जहाँ यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे मैंने जैसे app.jsx है ना, मान लो मैंने कल को बना लिया button.jsx, ठीक है, button.jsx, मान लो मैंने बटन बनाया, JSX, याद रखियो, देखो JS पे जावास्क्रिप्ट का लोगो आ रहा है, JSX पे रिएक्ट का, तो रिएक्ट की लैंग्वेज कौन सी है, JSX, ओके, जावास्क्रिप्ट XML। अभी मैं जो भी चीज का नाम रखूंगा ना, वो चीज मतलब फाइल का नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ, उसके अंदर जो फंक्शन का नाम रखूंगा, ये चीज याद रखो, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैमल केसिंग नहीं होगी, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद वाला मतलब जैसे आपने रखा है। HTML अनलाइक वेनिला जावास्क्रिप्ट वेयर यू कैन डायरेक्टली राइट HTML, ठीक है। हमारी जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है वहां पे मैं ऐसे डायरेक्ट वो नहीं लिख सकता HTML, याद हो तो वहां पे मेरे को क्या करना पड़ता है, पहली बात तो रिटर्न के अंदर मैं लिख ही नहीं सकता, मतलब एक तो मेरे को टेम्पलेट लिटरल यूज करना पड़ता है ना, HTML लिखने के लिए ऐसा कुछ। तो वेयर एस JSX में मैं डायरेक्टली HTML जैसा कुछ लिख सकता हूँ। उसके बाद CSS भी मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करा सकता हूँ कंपोनेंट फाइल में, लाइक जो हो मॉड्यूलर CSS जहाँ मॉड्यूल्स में, वो सारी कुछ आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए क्या चीज याद रखना है, नाम कैपिटल में होगा, फाइल का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा ये दो पॉइंट्स है ना, ये आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट ये टॉपिक पढ़ना है, एक दो तीन 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 हमारे टॉपिक्स रहेंगे, उसके बाद वीडियो एंड। काफी लंबी वीडियो होगी, बहुत मेहनत की है। एक सेकंड। मान लो मेरे को यहाँ पे एक बटन बनाना है, मान लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, HTML में बटन कैसे बनाते हैं, हम क्या लिखते होते हैं, बटन। मैंने एक बटन बना लिया, और बटन के अंदर मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, और इस चीज को मैं कर लेता हूँ रन। अपना रन कैसे करते हैं, टर्मिनल खोलो और वहां पे लिख दो, या अपना पुराना टर्मिनल खोलो, कंट्रोल एस दबा दो, ठीक है। या तो मेथड ये है, या दूसरा मेथड क्या है, अपना लिख लो, एक सेकंड, यहाँ पे अपना टाइप कर लो npm, एक सेकंड इससे एग्जिट करो, कंट्रोल सी, npm रन dev। मैं इसको रन करूंगा, ये मेरे खुल जाएगा, इस पे जाऊंगा, तो कहाँ पे एरर है, तो हमने किया कहीं पे एरर, तो वापस जाते हैं, और बाय द वे एरर पे ऐसी भी स्क्रीन आती है, अच्छी दिखती है। तो हमने कहाँ पे एरर किया है? ऐसा करते हैं, हम इसको हटा ही देते हैं, इसको पूरे को। अब ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे ना बाय द वे, तो ये चलेगा नहीं, आपको रिटर्न के सामने लिखना है, अगर एक चीज है आपको, ओके। तो अभी इसको करते हैं कंट्रोल एस, और फिर से अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, और इसको करते हैं रिलोड। तो यहाँ पे एक बटन आ गया, ठीक है। एक तरीका तो है मैं बटन ऐसे बना लूँ, ठीक है, मेरे को जितने बटन चाहिए मैं ऐसे बना सकता हूँ, बट मतलब ऐसे जितने बारी मर्जी लिख दूँ, बट इन सब में एक डिफरेंट डाटा पार्स नहीं होगा, है ना, जो चीज़ हम चाहते हैं। तो देखो ऐसे मैं जितने मर्जी बटन बना लूँ, हाँ, एक सेकंड, इसको करो कंट्रोल एस, एक सेकंड यार, मतलब क्या इसमें अभी ना एरर होंगे, उसको छोड़ो। तो मतलब एक तरीका तो ये है कि मैं रिटर्न में ऐसे बटन बना लूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं एक अलग से कंपोनेंट बना लूँ। अब ये कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, तो देखो, एक सेकंड। तो देखो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, आपको थोड़ी देर पहले याद आज रिफ्रेश करो, जब हम ये पढ़ रहे थे मैंने बताया था SRC फोल्डर में कंपोनेंट्स होते हैं, add.jsx हो गया, main.jsx हो गया, रियूजेबल पार्ट्स कंपोनेंट्स बारी बारी बता रहा हूँ। तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया button.jsx। अभी कोई भी कंपोनेंट बनाना है, उसका नाम लिखो, जैसे navbar.jsx, comments.jsx, अपना वीडियो डॉट मतलब जो भी चीज तुम्हें बनानी है उसका नाम लिखो, जो भी ठीक है। जैसे मैंने इसका नाम button.jsx लिख दिया, ओके। अभी क्या करना है, मैंने बताया कि हमें सबसे पहले बनाना क्या पड़ता है, एक फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नेमिंग कैपिटल JSX है, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो मैंने इसका नाम रख दिया बटन, ठीक है। तो ये चीज बना दी। एंडिंग में क्या करते होते हैं बताया था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फंक्शन का नाम क्या है मेरा, बटन, ठीक है। तो ये चीज होगी, बीच में क्या लिखते होते हैं, रिटर्न। आपको अभी नहीं समझ आएगा कि ये चीज वहां पे इजी है, बट हम अलग से क्यों फाइल बना रहे हैं। तो मैंने एक बटन बना दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी लिख दो, मैंने जैसे ये लिख दिया, लाइक डेवलपर, लाइक अ कुछ भी लिख दो, मतलब बटन है अपना, कोई भी टेक्स्ट सकता है। अभी इस चीज को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, अभी app.jsx में इंपोर्ट कैसे करूंगा, तो देखो, इंपोर्ट करने के मैंने यहाँ पे कई तरीके बताए हुए हैं, बट हम बिल्कुल नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला तरीका यूज करेंगे। ये देखो कंपोनेंट मतलब अलग अलग तरीके बताए हुए हैं, डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट, नेम और इंपोर्टिंग, जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ वही वाला यूज करियो। इसको इंपोर्ट कर लो पहले,
जैसे इस बटन का नाम ना कुछ अजीब सा रखता हूँ, जैसे मैं इसका नाम ये रखता हूँ, ठीक है? नहीं यार, बटन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बटन। कुछ ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती। आ, हाँ, जैसे देखो, हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं हम माई बटन, ठीक है? माई बटन को टैग तो होता नहीं ना। और यहाँ पे मान लो मैं स्टाइल भी दे रहा हूँ, तो ये देखो मैंने क्या बनाया, एक बटन बनाया, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, बटन क्लोज्ड है। और ये कंपोनेंट का नाम क्या है, मेरा माई कंपोनेंट। इसके अंदर बहुत सी सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं बिलियन ऑफ थिंग्स लिख सकता हूँ एक कंपोनेंट के अंदर, पूरा पूरी वेबसाइट को भी कंपोनेंट में डाल सकता हूँ, बट वो नहीं करना। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने स्टाइल यूज किया, याद है एचटीएमएल में हम स्टाइल टैग लिखते थे, बट वहाँ पे हम सिंगल ये ब्रैकेट यूज करते थे, बट जेएसएक्स में डबल ब्रैकेट यूज करते हैं। डबल सर्कुलर डबल करली ब्रैकेट्स, ठीक है? एक तो अपने एचटीएमएल वाली जिसको हम अभी एक्सएमएल बोल रहे हैं, और दूसरी ये सीएसएस वाली, ठीक है? तो जेएसएक्स में जब भी सीएसएस लिखनी है किसी भी चीज के अंदर, बिल्कुल सेम रहता है, बैकग्राउंड कलर रेड कलर व्हाइट, जो भी चीज मतलब जो भी हम लिखते होते हैं, सीएसएस इनलाइन सीएसएस बिल्कुल सेम है, बट हमें करली डबल करली ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है? तो मैंने एक बटन बना लिया जिसका नाम है अपना, जिसका नाम मैं माई रख रहा हूँ, ठीक है? मेरे को मेरा छोटा है वैसे भी, ठीक है? तो मैंने ये नाम रख लिया, और यहाँ पे भी नाम मैं माई कर देता हूँ, कुछ भी नाम रख लो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए बस, ठीक है? तो अभी हम ऐप डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है माई, ठीक है? माई फ्रॉम, इसका एम कैपिटल था ये। फ्रॉम कहाँ से करना है, अभी फ्रॉम इम्पोर्ट कैसे करते होते हैं मैंने बताया, पहले डॉट स्लैश, उसके बाद माई से, ठीक है? मेरे को कहाँ से करना है, मान लो इसका नाम कल को ये होता, यहाँ पे जो भी यहाँ पे नाम है वही यहाँ पे रख लियो, ठीक है? जैसे मैंने माई डॉट जेएस है, तो अभी इसको रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे जाते हैं हम अपने, इसको चलाते हैं। यार, थोड़ा बहुत एरर आ रहा है इसमें, तो ऐसा करता हूँ, मैं एक्सपोर्टिंग फिर से समझाता हूँ। ऐसा करते हैं, इस फोल्डर को छोड़ो, हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? इससे बाहर आ जाओ, एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर का नाम रखो तुम रिएक्ट कॉम्पो, कॉम कुछ भी रख दो, ठीक है? मैंने एक नया फोल्डर बना, अभी मेरी बात सुनो, अभी नया फोल्डर बनाया, फिर से हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, ध्यान से देखियो। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक न्यू फोल्डर बना लिया मैंने रिएक्ट को। अभी मेरे को इसके अंदर सब कुछ करना है, सबसे पहले मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, cd react कॉम, ठीक है? तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। अभी सबसे पहले मेरे को क्या करना होता है, npm create white @latest, मैंने ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, प्रोजेक्ट का नाम मेरा कंपोनेंट कॉम भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद मेरे को चूज करना है रिएक्ट, उसके बाद मेरे को चूज करना है जावास्क्रिप्ट, उसके बाद मेरे को लिखना है cd कॉम, उसके बाद मेरे को लिखना है npm इंस्टॉल। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट कोई ना, ये इंस्टॉल करूंगा फिर से। यहाँ पे देखो, अपनी इसके अंदर सारी फाइल्स बन गई, थोड़ी बहुत रहती होगी, नोड मॉड्यूल्स हो जाए एक बार इंस्टॉल, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। देखो, ये मेरा ये मेरा जो फोल्डर है रिएक्ट इंट्रो वाला, इसमें मैंने आपको सिर्फ जेएसएक्स फाइल समझाई, ठीक है? मान लो मेरे को लैपटॉप, मान लो मेरा कोई और चीज है, एक ऐप, मतलब एक ऐप के अंदर मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल एप्स हैं, तो मैं एक और बनाऊंगा, मैंने एक और फोल्डर बना लिया। तो npm रन डेव, जितने मर्जी फोल्डर्स बना सकते हैं, रन डेव, तो अपना ये बन जाएगा, ठीक है? तो अपनी वही डिफॉल्ट वाली वेबसाइट आ गई। सबसे पहले क्या करते हैं, एसआरसी में जाते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाते हैं, पूरा कोड हटाते हैं, फंक्शन डॉट एक फंक्शन ऐप बना लेते हैं, ठीक है? उसमें रिटर्न कर देते हैं कुछ भी, जैसे एच वन में हेलो प्रभ, और एंडिंग में क्या करता हूँ मैं, अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो ये हो गया, कंट्रोल एस करूंगा, अपने वही सेम वेबसाइट पे जाऊंगा, तो हेलो प्रभ आ गया। तो देखो, रिएक्ट में जो भी चीज लिखनी है, कोड लिखना बहुत ईजी है, आप देख चुके हो, ठीक है? दोबारा से बना के दिखा दी। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी पे फिर से आते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट, ठीक है? एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, मान लो मेरे को एक कंपोनेंट बनाना है बटन वाला, ठीक है? एक सेकंड, तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट का नाम रख देता हूँ, क्या नाम रखूँ, मैंने इसका नाम बीके रख दिया, कुछ भी रख दो, ठीक है? बीके डॉट जेएसएक्स, ठीक है? अभी कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, फंक्शन, कंपोनेंट का नाम क्या है, बीके। कंपोनेंट के अंदर आता क्या है, वो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एंडिंग में, रिटर्न अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बीके, ओके? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बीके लिख दिया। अभी इसके अंदर कोड क्या है, कंपोनेंट के अंदर मान लो मेरी दो चीजें आती हैं, कंपोनेंट के अंदर आता है मेरा, एक तो लिखा आता है जैसे क्या बनाऊँ इसके अंदर, मान लो इसके अंदर मैंने लिखा है H1 हेलो, और एक इसके अंदर आता है, उसके बाद आता है br इसमें, उसके बाद इसमें आता है
ऐसा करते हैं, एक डिव भी बना लेते हैं। तो एक डिव बना लिया, उसमें मैंने H1 डाल दिया, फिर BR डाल दिया, फिर एक बटन डाल देता हूँ। ठीक है, तो बटन डाल दिया, बटन में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्लिक मी एटसेट्रा। ओके, और अगर मेरे को बटन में स्टाइल करना है, स्टाइल इक्वल्स टू, उसके बाद डबल करली ब्रेसिस। ओके, उसके बाद जो भी चीज़ मेरे को लिखनी है, जैसे मेरे को लिखना है बैकग्राउंड कलर, तो मैं बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, उसमें H1 में हेलो आता है, फिर एक BR आता है, एंड हर टैग क्लोज होगा XML में। HTML में होता था, हम नहीं क्लोज करते चल जाता है, यहाँ पे हर क्लोज करना पड़ेगा वरना एरर है। मैंने बटन लिखा, उसमें स्टाइल दे दिया। जब भी CSS ऐड करनी है, डबल ब्रेसिस, डबल ब्रेसिस, डबल करली ब्रेसिस। ओके, उसके बाद बटन बनाया। ठीक है, ये चीज मैं क्या कर सकता था, मान लो ये पेज मैंने बनाया ही नहीं कभी। ओके, मैं क्या कर सकता था, मैं ये चीज डायरेक्ट app.jsx में लिखता अगर ऐसे, तो अभी इसको रन करूं, तो देखो एक तो अपना, देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक बटन आ गया, ऊपर हेलो लिखा गया। ओके, तो देखो एक सेकंड, इसको तो हटा दो यहाँ से, ये यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, Ctrl+S। तो ये देखो ये बटन है और ये है, बट ये चीज मैं अलग पेज में क्यों बना रहा हूँ? ठीक है, मान लो मेरी ऐप है, मान लो मेरा यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब वाले कंपनी वालों ने कह दिया देखो, जो होम्स वाला पेज है वो एक अलग बंदा मैनेज करेगा, शॉर्ट्स वाला अलग, सब्सक्रिप्शन वाला अलग। तो वो क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। कंपोनेंट में क्या होगा, लाइक एक मैंने बीके ये सारी चीज एक बीके डॉट JSX में डाल दी। ठीक है, ध्यान से देखियो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे डाल दो अपना ये सारा कोड। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे मेरे को रिटर्न में क्या लिखना है, BK, जो भी मेरे टैग का नाम। ओके, एक सेकंड, तो मेरा टैग बन गया और इसको इंपोर्ट भी कर लिया अपने। कंट्रोल देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट बीके फ्रॉम डॉट बीके डॉट JSX। ठीक है, मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे बीके टैग लगा दिया। अभी मैं सेव कर रहा हूँ, अभी वेबसाइट खोलूंगा, देखो सेम चीज सेम आउटपुट ही आ जाता है। तो बीके डॉट JSX लिखूँ, चाहे मतलब मैं चाहे कंपोनेंट को अलग फाइल में बना लूँ, चाहे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेन यूज इसका क्या होता है, मान लो एक जैसे यहाँ पे देखियो, हमने जब कंपोनेंट्स पढ़े थे, जैसे ये देखियो कंपोनेंट वाला पेज है, इसमें क्या करूंगा, तीन फाइल्स बन जाएंगी। एक बन जाएगी न्यूज डॉट JSX, एक बन जाएगी अपनी नैपबार डॉट JSX, और एक बन जाएगी अपनी सर्च डॉट JSX। तीन फाइल में अलग अलग कोड है, जितना मर्जी लंबा कोड, इसमें 1000 लाइनों का कोड है, इसमें 1000 लाइनों का कोड, मतलब नैपबार डॉट JSX में 1000 लाइनों का, अपना सर्च डॉट JSX में 2000 लाइनों का। जब मेरी मेन जो ऐप की फाइल आएगी, वो मेरी फाइल कैसे बनेगी, उसमें मैं लिखूंगा रिटर्न अपना नैपबार, रिटर्न अपना सर्च बॉक्स, रिटर्न अपना न्यूज। तो तीन डेवलपर अपने सिस्टम पे बैठे बैठे अलग अलग फाइल्स पे काम कर सकते हैं, और जब ऐप बनानी होगी बस उनको कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड जैसे बीके लिख दिया, नैप बार बनाना है तो बस उन्होंने नैप बार लिख दिया, उन्होंने मान लो सर्च बॉक्स बनाना है तो सर्च बॉक्स लिख दिया। तो उनको बस एक कीवर्ड लिखना है और उनकी पूरी ऐप बन जाएगी। थोड़ा सा समझे, लाइक अभी डेली प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक, डायनामिक कंपोनेंट, अपना लास्ट टॉपिक है। मान लो हमने एक बना लिया हेलो डॉट जेएसएक्स, हेलो डॉट JSX। ओके, मैंने हेलो डॉट JSX बना लिया, इसमें मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज है, फंक्शन हेलो। ये ध्यान रखना नाम सेम हो। ठीक है, मैंने एक बड़ी गलती कर दी, मेरा वर्जन दूसरा है ना। तो फंक्शन उसमें कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, हेलो। मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे रिटर्न में मैं अपना HTML XML कोड लिखूंगा, कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो मैंने H3 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया हेलो आई एम नोट गुड। ओके, मैंने ये लिख दिया। तो अभी मैं इसको उसमें यूज कर सकता हूँ अपने ऐप डॉट जीएस में। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट हेलो फ्रॉम हेलो। ठीक है, ये इम्पोर्ट हो गया। अभी मैं रिटर्न में सिंपल अपना हेलो लिखूंगा, यहाँ पे नहीं भाई, एक यहाँ पे मैं सिंपल अपना हेलो लिखूंगा, एज अ टैग, एज अ HTML टैग। तो यहाँ पे मेरा वो वाला कंटेंट आ जाएगा। Ctrl+S करूंगा, इसको दोबारा से रन करते हैं, एक बार रुकियो। अपना फोल्डर का नाम क्या है, CD, सबसे पहले इसका नाम है रिएक्ट कंपोनेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नाम, वही चीज लिख दो, CD रिएक्ट कॉम। ठीक है, अभी मैं रिएक्ट कॉम पे आ गया, उसके अंदर मैंने क्या नाम रखा था प्रोजेक्ट का, अपना कॉम। अभी लिख दो CD कॉम, अभी मैं उसके अंदर आ गया। अभी लिखो अपना npm run dev, फाइल को चलाने के लिए npm run dev।
तो ये रन हो जाएगा, वेबसाइट आप खोलते हैं। 3 बजे ऐसे लगा था, अभी 5:30 हो गए। काफी बिजी शेड्यूल था, बट मैंने फिर भी टाइम निकाल लिया जैसे जैसे। तो अभी क्या करो, आपके 2 घंटे लगे बनाने में, तो आपको एडिट करके दूंगा, 2-3 घंटे की वीडियो आपकी शॉर्ट में बन जाएगी। सो कर लियो यार। कैसे करना है वो आप पे है। अगर रिएक्ट कंप्लीट करना है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करना है टाइम तो निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फ्री टाइम में करता रहो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए खुद टाइम निकालो, ठीक है। तो आप पे है कैसे करना है वो सब आप जानो। लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास है, जब आप अपने हिसाब से करो कैसे करना है वो सब कुछ, तो आपको ही देखना पड़ेगा। अगर देखोगे तभी कुछ कर पाओगे। सो अपना खुद अकॉर्डिंगली मैनेज करो। और प्लीज ये 1-2 वीक जितने हैं जिसमें रिएक्ट होगा, कंप्लीटली डेडिकेटेडली फॉलो कर लो, विदाउट एनी वो मतलब प्रोकास्टिनेशन। अगर वही करोगे फिर हमें जैसे 6 महीने लगे वैसे ही वो टाइम लगेगा। अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो कर लोगे तो अपना रिएक्ट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 में काफी थ्योरी ज्यादा थी और प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा बताया। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने नोट्स में दिए हैं, जैसे एक्सपोर्टिंग वाला, वो भी मैं कर रहा था, बट यार ना थोड़ी ग्लिच हो रही थी और मेरे लैपटॉप भी नहीं चल रहा था, तो सोचा नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रोजेक्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। नेक्स्ट हमारी 2 टॉपिक्स हैं, एक एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट और डायनामिक कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट रह गए, ये मैं बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में जितना भी किया रिवाइज कर लियो, और जब भी देख ली मेरे को मैसेज कर दियो, और डन का पक्का कर दियो। जब भी वीडियो देख ली डन का मैसेज कर दियो, उससे मेरे को पता चल जाएगा आपने वीडियो एडिटिंग कर दी। ओके।